तो सबसे पहले आप सभी को राधे राधे साथियों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या करेंगे। ये हमारा मंथली करंट अफेयर्स वाला वीडियो है और ये 2 पार्ट में है। इस वाले पार्ट में 1 से लेके 15 दिसंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे और इसका जो अगला वाला पार्ट, सेकेंड वाला पार्ट आएगा, उसमें 16 से लेके 31 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। और उसके बाद जो सुपर फास्ट रिवीजन वाला वीडियो होता है वो तो अलग है, जिसमें वन लाइनर हम कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस फर्स्ट पार्ट को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि एचपीसीएल के सीएमडी किसे बनाया गया। एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है। इसकी स्थापना होती है 1952 में। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिल जाएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अमित गर्ग। इसके नए सीएमडी बने हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन में आपको रिवाइज करवा दूं। अरविंद सिंह सहानी अभी इंडियन ऑयल के अध्यक्ष बने थे। बाकी के संजय मूर्ति अभी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग बने, यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक बने। और संजीव खन्ना ये हमारे 51वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। ये ध्यान रखना। वैसे महारत्न कंपनी मैंने आपसे बोला, तो अभी हमारे पास टोटल 14 महारत्न कंपनी हो चुकी है। आज तक बात करेंगे 14वें नंबर के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा बंगलुरु में। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी विश्व के सबसे बुजुर्ग पुरुष व्यक्ति जॉन टेनिसवुड का निधन हो गया। वे किस देश से थे। देश पूछा जा रहा है तो आंसर करेंगे वो इंग्लैंड से थे। अभी 112 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया और इसी साल इनके बारे में हमने पढ़ा था कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें दुनिया का सबसे बुजुर्ग आदमी का खिताब दिया था और इसी साल उनका निधन हो गया। देखो, तो याद रखेंगे जॉन टेनिसवुड इंग्लैंड से थे। अब जल्दी हमें देखने को मिलेंगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के किसी नए व्यक्ति को दुनिया का सबसे उम्र दराज पुरुष व्यक्ति बनाएगा, तब भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तो इनका याद रखेंगे। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत ये कहां से की है। तो आंसर होगा पानीपत, जो कि कहां पर मिलेगा आपको, हरियाणा में। अब इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है। बीमा क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करके महिलाओं को सशक्त बनाना। तो आप कह सकते हो इस योजना के तहत महिलाएं LIC की एजेंट बनेंगी, जिसे वो बीमा बेच सकेंगे और उनकी इनकम भी हो सकेगी। सिंपल सा याद रखेंगे। योजना का नाम क्या है, बीमा सखी योजना है। नाम से समझ में आ रहा है बीमा से संबंधित होगी, सखी मतलब महिलाओं के लिए है। महिलाएं बीमा एजेंट बनेगी, LIC एजेंट बनेगी। और कहां से इसको शुरू किया ये याद रखना, पानीपत हरियाणा से। पानीपत से एक और योजना मैंने आपको रिवाइज कराई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। कब हुई थी, 2015 में हुई थी, वो भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लेना कि अभी किस IIT ने अनलक्ष्य MSCS को लॉन्च किया है। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा IIT कानपुर, ये आपका उत्तर हो गया। MSCS का मतलब होता है, इसका मतलब देख लो फिर इसका अर्थ समझाता हूँ। मेटा मटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम। आप यूं समझो ये एक ऐसा मटेरियल है, या यूं कहूं कि ये एक ऐसा कपड़ा है, अगर इसके पीछे आप चले जाओगे, इस कपड़े के पीछे या इस कपड़े से आपको ढक दिया जाएगा, तो जो मेरा रडार होता है ना, वो भी आपको नहीं पकड़ पाएगा। तो अब आप इसका अर्थ समझ रहे हो, ये मटेरियल हमारे लिए कितना काम का है। हमारे जो सैनिक हैं उनके कपड़े हम इस मटेरियल से तैयार करते हैं। हमारे जो वेपन्स हैं, हमारे जो फाइटर जेट्स हैं, हमारे टैंक हैं, आर्मी की गाड़ियां हैं, अगर उनको इस कपड़े से, इस मटेरियल से हम कवर कर देंगे और फिर दुश्मन के हम क्षेत्र में चले जाएंगे, तो उनकी जो मशीन होती है, जो रडार होती है, वो भी हमारे आर्मी के जवानों को, उनकी गाड़ियों को, उनके हथियारों को ट्रैक नहीं कर पाएगी। कितना आसान हो जाएगा हमारा काम। तो कितनी अच्छी बात है ये और कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। तो इसीलिए मैंने कहा प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। याद रखना अनलक्ष्य MSCS ये है और इसको डेवलप किया है IIT कानपुर ने। ध्यान रहेगा ना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हॉर्नबिल महोत्सव 2024 के लिए साझेदार राज्य यानी कि पार्टनर स्टेट किसे बनाया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम को। हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कई बार। ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिनों तक चलता है। कहाँ पे मनाया जाता है, नागालैंड में, जब नागालैंड का स्थापना दिवस भी होता है 1 दिसंबर को। और याद रखना इसे त्योहारों का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। इस बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस बार 25वां संस्करण है, सिल्वर जुबली है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी। और 2-3 पॉइंट याद रखें। आज के प्रश्न में तो हमने देखा पार्टनर स्टेट सिक्किम बना है। कुछ समय पहले हमने ये भी पढ़ा था कि पार्टनर कंट्री इसमें 2 रहे हैं, वेल्स और जापान रहे हैं।
देखो हॉर्नबिल जो है ना, ये स्टैटिक अगर आपके आ जाए ना कि स्टेट बर्ड किसका है, तो नागालैंड मत कर देना, ये अरुणाचल प्रदेश और केरल का स्टेट बर्ड है। और इसी से एक प्रश्न आपके निकल के आता है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो आपको कंफ्यूज कर सकता है हॉर्नबिल फेस्टिवल से। तो पक्के पागा अगर लगा होगा तो फिर वो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का होगा, अरुणाचल प्रदेश का होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हॉर्नबिल फेस्टिवल तो नागालैंड, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये याद रहेगा ना, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, अभी T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा उर्विल पटेल। इनके बारे में बात करें, अभी इन्होंने गुजरात टीम के लिए खेला उर्विल पटेल ने, और T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाया, और इस प्रकार T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले ये भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो चल रही थी वहीं पे इन्होंने खेला गुजरात के लिए, और त्रिपुरा के खिलाफ इन्होंने खेलते हुए ये कारनामा किया। और दुनिया में अगर बात करोगे T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में ये दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। अब आप पूछोगे पहले और दूसरे कौन से थे, तो पूरी लिस्ट देख लो आप। जो पहले थे वो साहिल चौहान थे, उन्होंने 27 गेंदों में शतक लगाया था, एस्टोनिया के लिए खेले थे, साइप्रस के खिलाफ लगाया था 2024 में ही। और उर्विल पटेल की बात करें तो उर्विल पटेल इन्होंने 28 गेंदों में शतक लगाया, गुजरात के लिए खेला त्रिपुरा के खिलाफ अभी 2024 पे ही। और क्रिस गेल इन्होंने 30 गेंदों में शतक लगाया था आईपीएल में आरसीबी के लिए, जब वे खेले थे पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 2013 में। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या कहा, दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं ऐसा करने वाले। तो सिंपल सा उर्विल पटेल का नाम याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अभी किस राज्य के हैंडीक्राफ्ट घर चोला को जीआई टैग मिला है, तो ये कहाँ का है, गुजरात का है। तो सिंपल से याद रखेंगे, ये गुजरात का सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत है घर चोला, और इसी को अभी जीआई टैग मिल गया। देखो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में गुजरात को मिलने वाला ये 23वां जीआई टैग है। इसके अलावा दूसरे सेक्टर्स में गुजरात के पास अभी तक केवल 4 ही जीआई टैग है। अब घर चोला की बात कर लें, इसका मतलब होता है घर पर पहने जाने वाला कपड़ा। और घर यहाँ पे घर से मतलब है दुल्हन का नया घर, जब वो अपने ससुराल जाती है शादी होने के बाद, तो शादी के समय ये कपड़ा पहना जाता है, उसी को पहनकर ये उस घर में यानी कि उसके ससुराल में प्रवेश करती है। तो मतलब शादियों में जो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि शादी का जोड़ा या लहंगा जो भी आप कहते हो, वहां पे ये घर चोला साड़ी होती है, बड़ी फेमस होती है, कॉटन या सिल्क से बनाई जाती है। ये इतना डीप में नहीं जाना है कि कहाँ पे पहनी जाती है, कहाँ पहन के जा रही है, क्या क्या क्या, घर चोला याद रखो, ठीक है। जीआई टैग मिल गया, कहाँ का है ये, गुजरात का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिलता है तो कितने सालों के लिए वैलिड रहता है, ये जरूर याद रखना, 10 सालों के लिए। उसके बाद फिर से आपको इसको रिन्यू कराना पड़ेगा, है ना। अभी देखते हैं अगला। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि सिद्धार्थ कोल ने संन्यास ले लिया है, उनका संबंध किस खेल से है, तो याद रखना क्रिकेटर थे ये। अभी 34 ईयर की उम्र में ही उन्होंने अपने खेल से संन्यास ले लिया। वैसे बहुत कम, शायद ही आपने इनका नाम सुना होगा, सिद्धार्थ कौल। वैसे भारतीय टीम के लिए ये 6 बार खेले, 6 अंतरराष्ट्रीय मैच इन्होंने खेले, मतलब 3 वनडे और 3 T20, लेकिन अभी इन्होंने संन्यास ले लिया है। खेलने को नहीं मिल रहा होगा, अभी टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा, तो फाइनली इन्होंने संन्यास ले लिया। नाम याद रखना और संबंध किससे है ये याद रखना। अगला देखते हैं। अब अगला देखो, अगले में पूछ रहे हैं अभी 1 दिसंबर 2024 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो याद रखेंगे 60वां स्थापना दिवस मनाया है। देखो बीएसएफ की जो स्थापना है वो कब होती है, 1 दिसंबर 1965 को होती है, और इससे आप कह सकते हो कि 2024 में इसने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। और बीएसएफ कहाँ पे हमारी रक्षा करते हैं ये भी मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर ये हमारी रक्षा करते हैं। और बीएसएफ को अक्सर भारत की रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में भी जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपको मिल जाएगा। डायरेक्टर जनरल है दलजीत सिंह चौधरी। मोटो होता है ड्यूटी अनटू डेथ, जीवन पर्यंत कर्तव्य, ठीक है। ये भी मैंने स्टैटिक आपको बता दिए बीएसएफ के, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि एनएसडीएल के एमडी सीईओ कौन बन गए हैं। एनएसडीएल मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, तो इसके नए एमडी सीईओ बन गए हैं विजय चंडूक। इनका नाम याद रखना है। ऑप्शन बताओ एक बार। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख बने। तुहिन कांत पांडे हमारे वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। और रणधीर सिंह की बात करें, ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे। ये भी ध्यान रखना। अपॉइंटमेंट में मैंने कहा ना अभी पुराने फॉर्मेट की तरह मैं चलूंगा, तो ऑप्शंस भी मैं आपको रिवाइज करवाता हुआ चलूंगा, ठीक है। अगला देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी कौन संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में पुनः निर्वाचित हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा भारत। तो अभी भारत को 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में फिर से चुन लिया गया है। इसे अंग्रेजी में बोलोगे तो यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन की हम बात कर रहे हैं, इसका फिर से भारत सदस्य बन गया है। एक्चुअली में भारत अभी भी सदस्य है, लेकिन 31 दिसंबर को अभी इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और फिर से ये इसका सदस्य चुन लिया गया है। भारत लगातार 19 साल से इस आयोग का सदस्य है। हम इस आयोग की बात करें यानी कि पीस बिल्डिंग कमीशन की, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की, इसकी स्थापना 2005 में होती है और भारत तब से ही इसका सदस्य है। ये एक सलाहकार निकाय होती है जो कि युद्ध से प्रभावित देशों में शांति के प्रयासों के लिए काम करता है। सदस्य देश इसके 31 है और इसके अध्यक्ष की बात करोगे, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सर्जियो फ्रेंका डेनिस है जो कि ब्राजील से है। तो ये ध्यान में रखना, भारत फिर से चुन लिया गया है इसके सदस्य के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं अभी किसे 2024 के फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा बिहारी मुखर्जी को। तो फाइजर पुरस्कार की पहले हम बात करें तो विज्ञान के इतिहास पर उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए विज्ञान इतिहास समिति के द्वारा इसे दिया जाता है। इंग्लिश में बोलोगे तो हिस्ट्री ऑफ साइंस सोसाइटी के द्वारा। और अभी किसे मिला ये याद रखना, 2024 का ये फाइजर पुरस्कार किसे मिला, अंग्रेजी में इसको ऐसे लिखते हैं फाइजर, और ये मिला है प्रोफेसर बिहारी मुखर्जी को। उनकी किताब ब्राउन स्किन व्हाइट कोट्स रेस साइंस इन इंडिया 1922-66 के लिए उनको ये फाइजर पुरस्कार मिला है। ये ध्यान में रखना, पुरस्कार का नाम क्या है, किसे मिला है, किस बुक के लिए मिला, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न देखें उससे पहले ऑप्शन भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो केजर थेल्विक की बात करें तो ये डेनमार्क से है, पहले तो ये याद रखना क्योंकि अभी ये मिस यूनिवर्स बनी है, डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स भी आप कह सकते हो। फिलिप नॉइस की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के ये फिल्म मेकर हैं। अभी जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था 55वां संस्करण, कहाँ पर? गोवा में जो हुआ था, उसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला था। बाकी अनिल प्रधान की बात करें तो रोहिणी नैयर पुरस्कार इनको मिला था। तो ये भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं, ध्यान में रखना। अभी देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी महाबोधि उत्सव ये कहां पर शुरू हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। तो मध्य प्रदेश की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जो शामिल है सांची स्तूप, वहीं पे अभी ये 2 दिवसीय जो महोत्सव है महाबोधि महोत्सव ये शुरू हुआ है। तो सिंपल सा वन लाइनर प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न फेस्टिवल वाला प्रश्न है। फेयर एंड फेस्टिवल महाबोधि कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे? सांची स्तूप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बसंत गोयल को। तो डॉक्टर बसंत गोयल इनको भी दुबई में यूनाइटेड नेशन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस लिए? तो उन्हें स्वास्थ्य सेवा और परोपकार में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ये सम्मान मिला है। तो डॉक्टर बसंत गोयल कौन सा पुरस्कार मिला? यूनाइटेड नेशन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार इनको मिला, ये याद रखना। अभी ऑप्शन देख लो एक बार। विभव तालुकदार की बात करेंगे, अभी IUCN का हैरी मेसेल पुरस्कार इनको मिला। उर्मिला चौधरी की बात करें तो ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 मिला। और मोहन जी को अभी 2024 का मानवतावादी पुरस्कार ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला था। ये भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है सारे नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बुक्स एंड ऑथर से है कि टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम नाम की बुक को किसने लिखा है, तो इसको विक्रम संपत ने लिखा है, लेकिन इसको लॉन्च किसने किया? हमारे जो विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर ने। तो बुक का नाम, लेखक का नाम ये याद रखना है सुब्रमण्यम जयशंकर से। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा अभी इनकी बुक आई थी जिसका नाम है वाई भारत मैटर्स। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछे जाने वाली बुक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत ने किस देश के साथ नौसेना के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को डिजाइन करने के लिए अभी समझौता किया है, तो याद रखेंगे आप ब्रिटेन के साथ। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में ये समझौता हुआ है किसके लिए? इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को डिजाइन और उसे तैयार करने के लिए। इतना सा याद रखेंगे। ये जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है ये रॉकेट या मिसाइल को लॉन्च करने के लिए यूज में लाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, डेज का है कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। पहले तो आपको ये याद होगा 1 दिसंबर को मनाते हैं हर बार, लेकिन प्रश्न में थीम आपसे पूछी है तो थीम हो जाएगी टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। हिंदी में बोलोगे तो सही रास्ता अपनाएं, मेरी सेहत मेरा अधिकार।
अच्छा, एड्स की हम बात कर रहे हैं तो एड्स की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि HIV वायरस से होती है, मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स से संबंधित एक और दिवस होता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, वो भी याद रखना, वो 18 मई को होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी UNCCD मतलब हो गया इसका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, और इसकी वैसे स्थापना होती है 1994 में, और इसी के सदस्यों के बीच में जो बैठक होती है वो अभी बैठक हुई है, और कौन से नंबर की हुई है, 16वें नंबर की, और इसी को कहते हैं कोप 16। ठीक है, तो अभी ये हुई कहां पर है, पहले तो ये प्रश्न आपसे पूछा है, तो ये सऊदी अरब के रियाद में हुई है। अभी 2 से लेकर 13 दिसंबर तक कहां पे, सऊदी अरब के रियाद में, और इसकी थीम भी है। थीम क्या है, हमारी भूमि हमारा भविष्य, अवर लैंड अवर फ्यूचर। मरुस्थलीकरण से, डेजर्टिफिकेशन से आपको याद आएगा एक दिवस, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, वो 17 जून को होता है। तो यहाँ पे कोप 16 से आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, UNCCD का ये अभी 16वां बैठक कहाँ पे हुआ, रियाद में होगा, ये हमारा प्रश्न था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी दिसंबर में ही भारत और किस देश के बीच में हरिमऊ शक्ति अभ्यास का आयोजन हुआ, तो आंसर हो जाएगा मलेशिया में। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है, हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज है, भारत और मलेशिया के बीच में ये हुआ। अभी 2 दिसंबर को शुरू हुआ, जो कि 15 दिसंबर तक चलेगा, और कहाँ पे हुआ, मलेशिया में ही हुआ है। मलेशिया के पहांग जिले के बैटिंग कैंप में ये हुआ है। इनके बीच में जो पहला इस तरह का एक्सरसाइज है ये 2012 में हुआ था, वो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। तो याद क्या क्या रखना है, कौन सा एक्सरसाइज है, हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज पे बेस्ड प्रश्न एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। वैसे भी आपको मैं वीकली हो गया, मंथली हो गया, या डेली वाले हो गए, तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी ही मैं आपको करवाता हूँ। लेकिन चलो, डेली में भी मेरे को तो सब कराने पड़ते हैं, क्योंकि डेली मेरे को 10 क्वेश्चन लेकर के आने। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं भी होते हैं, कभी सारे 10 इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें तो ऊपर नीचे चलता है। लेकिन जो आपके लिए वीकली और मंथली लेकर के आता हूँ, उसमें तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि डेली में तो मुझे 10 रखने होते हैं। अगर मान लो 7 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए, तो बाकी के 3 छोड़ूंगा नहीं, वो कम इंपॉर्टेंट वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मेरे को लेकर के आने पड़ते हैं। लेकिन वीकली और मंथली में क्या होता है, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इंपॉर्टेंट ही रखूं। तो अगर 7 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले तो मैं 7 ही इसमें रखूंगा। उस दिन के अगर 5 ही इंपॉर्टेंट हुए तो 5 ही मैं कंसिडर करूंगा, मैं 10 नहीं लेकर के आऊंगा। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही मिलेंगे, और उस इंपॉर्टेंट में भी अगर कोई मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो उससे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बोल देता हूँ। तो ध्यान रखना। तो क्या क्या एक्सरसाइज में याद रखना होता है, कौन सा एक्सरसाइज है, याद रखना हरिमऊ शक्ति है, भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, कहाँ पे हुआ, मलेशिया में हुआ। अच्छा, अगर संस्करण आपसे पूछ ले कौन सा एडिशन है, तो ये 4th एडिशन है इसका। वैसे मलेशिया के साथ हम और भी एक्सरसाइज करते हैं, एक समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भी करते हैं, अभी 2024 में किया हमने विशाखापत्तनम में, जो कि एक तरह का आप कह सकते हो नेवल एक्सरसाइज है, नौसैन्य अभ्यास है। एक वायु सैन्य अभ्यास भी हम करते हैं इसके साथ, उदार शक्ति उसका नाम है, ये भी इसी साल हमने किया, मलेशिया में ही किया। ठीक है, तो ये तीनों मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। मलेशिया की स्टैटिक भी आपको बताऊं क्या, एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे आपको मलेशिया मिलेगा, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। कुआलालंपुर कैपिटल होती है, करेंसी है मलेशियन रिंगिट, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है, इस बार भारत भी आए थे, तो इनका नाम ध्यान रखना। सुल्तान है यहाँ के किंग सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, तो ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी अभ्यास से ही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि अभी दिसंबर में भारतीय सेना ने किसके साथ टेबल टॉप, पहला टेबल टॉप अभ्यास जिसका नाम सिनबैक से ये किया। तो पहले तो इसको देख लेते हैं, सी से आपको पता लग जाएगा, ऑप्शन में देख लेना कंबोडिया, सी से कोई कंट्री आ रहा है क्या, तो कंबोडिया इसका आंसर होगा, तो ध्यान रखना ये। और क्या है ये टेबल टॉप, आप जानना चाहोगे, पहली बार हो रहा है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। टेबल टॉप का मतलब हो गया इसमें, जैसे कि एक्सरसाइज में क्या होता है, हम एक नकली अभ्यास करते हैं, लेकिन यहाँ पे हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे एक टेबल पर बैठ करके, टेबल चेयर पर बैठ करके दोनों देशों की सेनाएं चर्चा करेगी। ठीक है, तो पहला टेबल टॉप अभ्यास मैंने आपको समझा दिया, टेबल टॉप मतलब क्या हो गया, हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़े वाली एक्सरसाइज नहीं है, चर्चा करेंगे इसमें। सिनबैक्स इसका नाम है, भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हो जाएगा, कब और कहाँ हुआ, तो दिसंबर में हुआ, अभी पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, ये ध्यान रखना। और कंबोडिया की स्टैटिक जरूर देख लो, क्योंकि पहली बार इसके साथ हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, टेबल टॉप एक्सरसाइज। ये हमारा प्यारा भारत, ये कंबोडिया हो गया, कैपिटल प्नॉम पेन होती है, करेंसी कंबोडियन रियल, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अच्छा, वैसे कंबोडिया में एक मंदिर बड़ा फेमस है जो भगवान विष्णु को समर्पित है,
कौन से मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ अंकुर वाट का मंदिर। ये जरूर ध्यान में रखना, कंबोडिया में आपको मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं आप। तो अब ये लो, स्पोर्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये, कि सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये तो इसका तो उत्तर हो जाएगा लक्ष्य सेन। अब सारी बात मैं आपको बताता हूँ कौन सा है ये टूर्नामेंट। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, एक तो ये याद रखेंगे। कहाँ पे हुआ? अभी ये 26 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक चला था। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। लखनऊ में जो बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम है वहां पे। एक्चुअली में ये जब से शुरू हुआ है, और कब से शुरू हुआ है? सन 2009 से। तब से ये लखनऊ में ही आयोजित किया जाता है, तो वेन्यू तो हमेशा सेम रहता है। इस बार हम बात कर रहे हैं कौन जीता है। भारतीय जीते हैं तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखो, पुरुष मेन सिंगल में लक्ष्य सेन ने इसको जीता है, सिंगापुर के खिलाड़ी को हराया है। महिला एकल वुमेन सिंगल में भारतीय ने जीता है, किसने? पीवी सिंधु ने, चाइना के खिलाड़ी को हराया है। तो मेन सिंगल, वुमेन सिंगल याद रखेंगे। साथ में ये भी ध्यान रख लो आप, वुमेन्स डबल, महिला युगल, क्योंकि ये भी एक भारतीय ने जीता है, गायत्री गोपीचंद और उनकी साथी टीसा जॉली। ठीक है, तो ये तीनों नाम ध्यान में रखना। कौन सा टूर्नामेंट है, कहाँ पे हुआ, मैंने आपको सब बता दिया है। अगला प्रश्न भी देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं एफबीआई। एफबीआई यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये अमेरिका की होती है। जिस तरह से भारत में सीबीआई होती है, उस तरह से अमेरिका में ये एफबीआई है। तो उसी के अगला डायरेक्टर निदेशक किसे घोषित किया? कौन घोषित कर रहे होंगे? ऑब्वियस सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप, जो जनवरी में यहाँ के राष्ट्रपति के रूप में 47 नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लेंगे। तो उन्होंने अपनी नई टीम भी बनाना स्टार्ट कर दी है, कई बार हमने पढ़ा है। तो एफबीआई के नए डायरेक्टर इन्होंने घोषित कर दिया है। कौन बनेंगे? भारतवंशी हैं, काश पटेल इनको बनाया है। और ये किनका स्थान लेंगे? क्रिस्टोफर रे का स्थान लेंगे, जो कि भी जो बाइडेन की सरकार में एफबीआई के डायरेक्टर हैं। और ऑप्शन से भी मैं आपको याद दिला दूं कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने किसको क्या क्या काम सौंपा है। तो पीटर हेग्सेथ, ये यहाँ के नए रक्षा सचिव होंगे। मार्को रूबियो विदेश मंत्री होंगे। और तुलसी गोबार्ड, ये डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस इनको बनाया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना। वैसे सीबीआई मैंने नाम लिख दिया, तो इसके डायरेक्टर का नाम आपको बताना है। डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की महानिदेशक डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? तो वही है जो पुरानी है, नागोजी ओंकाजा-इवेला। अभी तक यही है, लेकिन अगले साल इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, और उससे पहले इनको एक बार फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है। तो ये अपना दूसरा कार्यकाल संभालेंगी, कब से? 1 सितंबर 2025 से। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, आपको ये नाम पहले भी याद होगा, कुछ नया याद नहीं करना है आपको। लेकिन चर्चा में है प्रश्न, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए ये एग्जाम में। देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्थापना याद रखना 1995 में होती है। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ये जरूर याद रखना। और हाँ, ये भी याद रख लेना, इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में कि पूछ लेते हैं कौन किस देश से है। तो ये बिलोंग करती है नाइजीरिया से। ठीक है, और ऑप्शन देख लो एक बार। फिलेमोन यांग, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो भी 79 नंबर का सेशन चल रहा है, उसमें अध्यक्ष बनाए गए। इनका भी देश आप याद पूछोगे अब, तो ये कैमरून से बिलोंग करते हैं। मसातो कांडा, ये जापानीज है, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए हेड इनको बनाया गया है। और वर्ल्डेसी उर्किजा की बात करें तो ये ब्राजील से बिलोंग करते हैं। इनको क्या बनाया गया अभी? इन्हें इंटरपोल का अभी नया हेड बनाया गया। तो ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का भी 76 नंबर का डिस्ट्रिक्ट नया जिला ये कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा महाकुंभ बना है। तो क्या है इसका मकसद? तो आपको पता है, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 के लिए प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला बना दिया है, और इसे किस नाम से जाना जाएगा? महाकुंभ मेला परिषद। ये उत्तर प्रदेश का 76 नंबर का जिला होगा, जिसमें 4 तहसीलें और 67 गांव होंगे। एक्चुअली में क्या होता है, हमेशा महाकुंभ के समय इस नए शहर को जिला घोषित कर दिया जाता है। और अभी आपको पता है, अगले साल जनवरी में जो महाकुंभ है वो यहीं पे लगेगा, प्रयागराज में, और उसी को देखते हुए इसे नया जिला बना दिया गया। देखो, कुंभ का जो मेला है वो 4 स्थानों पे लगता है, मुख्य रूप से आपको याद होने चाहिए, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। तो अभी हमें क्या याद रखना है, क्या हमारा प्रश्न था? उत्तर प्रदेश का 76 नंबर का नया जिला महाकुंभ क्षेत्र, नाम है महाकुंभ मेला जनपद। महाकुंभ से याद आ जाएगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न अपॉइंटमेंट का है, ये आपको पता ही है।
कि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सबसे युवा चेयरमैन कौन से बन गए हैं? जय शाह बन गए हैं, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। अभी तक बीसीसीआई के ये सचिव रहे, अब आईसीसी के ये नए चेयरमैन बन गए। 36 साल इनकी उम्र है, ठीक है, इसलिए सबसे युवा बोल रहे हैं। अभी तक 4 भारतीय आईसीसी का ये चेयरमैन का पद संभाल चुके हैं, जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर। और इन्होंने किनका स्थान लिया अगर ये बात करेंगे तो इन्होंने स्थान लिया है ग्रेग बार्कले का, तो इनका नाम याद रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न दिवस वाला है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और कंप्यूटर से एक और दिवस आप ध्यान में रख लो, अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस, इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे 30 नवंबर को होता है, लेकिन ये वाला दिवस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2 दिसंबर को एक और दिवस होता है, अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 ये कहां पर हुई? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। हम बात कर रहे हैं एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 की। 20वां संस्करण हुआ अभी दिसंबर में। कहां पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में भी कहा? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है ये प्रश्न? क्योंकि पहली बार भारत इसको होस्ट कर रहा है। इसका जो पिछला संस्करण था 2022 में हुआ था, 19वां वाला, साउथ कोरिया में ये हुआ था। और याद रखना कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रश्न हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स का भी, कि 2025 में जो वुमेन्स हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो कहां पर होगा? नीदरलैंड और जर्मनी में होगा। और आप कह सकते हो उसके लिए अभी जो ये 2024 वाला है वो एक क्वालिफाइंग इवेंट है। एक्चुअली में ये पहले हमारे यहाँ पे नहीं होना था, ये कजाकिस्तान के अलमाटी में होना था, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया और भारत को चुन लिया, मतलब ये अब भारत में हुआ। ठीक है, तो हमें तो भारत ही याद रखना है। ये नहीं पूछेंगे कि कहां पे होना था, वो तो मैंने आपको जनरल जानकारी के लिए बता दिया। इसका जो पहला संस्करण है 1987 में हुआ था जॉर्डन के अम्मान में, उसको साउथ कोरिया ने ही जीता था। साउथ कोरिया अब तक की सबसे सफल टीम है, 16 भारत जीत चुकी है 20 में से, देख लो आप। और एशियन हैंडबॉल फेडरेशन की स्टैटिक देख लो, स्थापना 1974 में होती है, हेडक्वार्टर आपको कुवैत में मिलेगा, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड ने अभी किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ब्रेन रॉट को चुना है। ब्रेन रॉट का मतलब क्या हो गया? तो ये जो शब्द है ये सोशल मीडिया पर लगातार कंटेंट देखने के कारण दिमाग पर जो पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव है उसको प्रदर्शित करता है, उसको दर्शाता है, ब्रेन रूट। और इसी को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है ऑक्सफोर्ड ने, ये ध्यान रखना। ब्राट भी याद रख लो, अभी कॉलिंस डिक्शनरी ने इसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना था, तो ये दोनों ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं श्रीलंका के भी दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो मर्दू फर्नांडो बनी है। पूरा नाम तो इनका ये है, मर्दू निरूपा बिंदुशिनी फर्नांडो। और आप कह सकते हो ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि श्रीलंका की दूसरी महिला चीफ जस्टिस बनी है। इनसे पहले थी शिरानी भंडार नायक। तो मर्दू का नाम याद रखेंगे, मर्द नहीं है, मर्दू है ये, ऐसे याद रख लो। श्रीलंका की दूसरी महिला चीफ जस्टिस बन गई है। श्रीलंका में प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री का नाम जरूर याद रखना। प्रेसिडेंट भी अभी नए बने थे, अनुराग कुमार दिसानायक है, और प्रधानमंत्री यहाँ की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं ये, हरिनी अमरसूरिया, तो इनका भी नाम याद होना चाहिए आपको। ठीक है, अगला देखते हैं अभी। तो अगले में पूछ रहे हैं क्या अभी अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस ये कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम भी है समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना। ये 2 प्रश्न मैंने आपको और करवाए थे। अंतरराष्ट्रीय विकलांग वर्ष ये हमने 1981 को मनाया था, और संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्ति दशक ये मनाया था 1983 से 1992। करंट अफेयर्स का प्रश्न यही है। करंट नहीं है, मतलब डेज है, ये हर साल मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस, याद रखना कब? 3 दिसंबर को। इतना सा ये प्रश्न है। अगला देखते हैं। अगला भी इंपॉर्टेंट है कि अभी विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? इसे अंग्रेजी में बोलोगे वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2024। तो ये हुआ चेन्नई में। हर 3 साल में ये होता है, तो इस बार भारत इसको होस्ट कर रहा है। भारत में भी कहा? चेन्नई में ये हुआ अभी दिसंबर में ही। और देखो समुद्र से संबंधित कुछ मैंने प्रश्न आपके लिए रख दिए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय समुद्र दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को होता है। विश्व समुद्र दिवस, वर्ल्ड मैरीटाइम डे सितंबर के लास्ट थर्सडे को होता है। और उसी तरह से समुद्र लक्ष्मण अभ्यास और समुद्र शक्ति अभ्यास, दोनों आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो साथ साथ मैंने रख दिया। तो समुद्र लक्ष्मण तो भारत मलेशिया, और समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच में। समुद्रयान क्या है? तो भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है समुद्रयान, ये भी आप ध्यान रखना।
तो देखो समुद्र से ही संबंधित सारे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया एक साथ इकट्ठा करके, तो ये ध्यान में रखना। और प्लीज अगर सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे, तो वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर करना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियोस को आप सपोर्ट करोगे, इसे शेयर करोगे, तो फिर मुझे भी काम करने में मजा आता है। और वीडियोस को रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर आपको पता है इतना काम करने में मजा नहीं आता है। रेस्पॉन्स मिलेगा, मेरे पास टाइम नहीं होगा, तब भी मैं कैसे भी करके टाइम पे वो चीज आपको ला करके दूंगा। लेकिन मैं पूरी मेहनत करता हूँ, फिर भी वीडियोस को सपोर्ट नहीं मिलता है, तो फिर मेरा भी मन मर जाता है कि यार इतनी मेहनत के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई मजा नहीं आ रहा है। तो आप शेयर जरूर कीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ। अभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स में अभी ई फुटबॉल में पवन कामपेली ने अभी कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो चैंपियनशिप है एशियन ई स्पोर्ट्स गेम्स 2024, और इसमें ई फुटबॉल में ये जो पदक लेकर के आए हैं, ये हमारे लिए पहला पदक है इस चैंपियनशिप में, इसलिए प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चैंपियनशिप अभी हुई कहाँ पे? तो ये हुई है थाईलैंड के बैंकॉक में। पवन काम्पेली इन्हें मिस्टर टॉम्बॉय के नाम से भी जानते हैं। अभी उन्होंने इंडोनेशिया के असगार्ड अजीजी को हराया और हमारे लिए ब्रॉन्ज जीता है इसमें। अच्छा, ई फुटबॉल से एक मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना कि पहली बार जो ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स होंगे अगले साल 2025 में, वो कहाँ पे होंगे? तो सऊदी अरब होंगे, ये याद रख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगले में क्या पूछ रहे हैं भैया कि भारत के श्रीनगर में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा अभी किस नाम से शुरू हुई है? तो उबर शिकारा नाम से। तो उबर जो टैक्सी आती है, उबर जो कंपनी है, उसी ने इसको शुरू किया है। देखो शिकारा मतलब वहां पे जो डल झील में या इस तरह की झील में जो इस तरह की नाव आपने देखी होगी, उसी को शिकारा कहते हैं। अब उबर का इसमें टैग लग गया है, उबर के अंडर ये चलेगी, तो इसको नाम दे दिया उबर शिकारा। मतलब उबर की जो एप्लीकेशन आती है ना, जिसपे आप टैक्सी बुक करते हो, उसी तरह से नाव में अपनी सीट आप बुक कर सकते हो, बस इतनी सी ये बात है। तो एशिया की पहली वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस है ये, उबर शिकारा इसका नाम है। कहाँ पे? श्रीनगर के डल झील में, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं भी तेलंगाना सरकार ने रायतु भरोसा योजना शुरू कर रही है, और इसमें हर किसान को कितने रुपए की वार्षिक ईयरली सब्सिडी ये देगी? तो आंसर हो जाएगा 15,000 रुपए। और किसके स्थान पे ला रहे हैं ये योजना? रायतु बंधु योजना के स्थान पे। इसमें ये किसानों को 10,000 रुपए देते थे, इसमें ये 15,000 रुपए देंगे। इतनी सी ये बात है, ध्यान रखना। कौन शुरू कर रहा है? तेलंगाना सरकार, किसानों के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला वाला भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने भी ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है? तो पाकिस्तान ने जीत लिया है। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं। अभी ये नवंबर दिसंबर में हुआ। कहाँ पे हुआ? पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान ने ही जीत लिया, पहली बार पाकिस्तान ने ये खिताब जीता है। तो हराया किसे? बांग्लादेश को हराया है। ये तीन बातें याद रखो, कौन सा चैंपियनशिप है, कहाँ पे हुआ, किसने जीता, किसे हराया, याद रहेगा ना। अगला देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क करना, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होगा, वो भी मैं दूर करूंगा। प्रश्न है रातापानी अभ्यारण्य ये किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो इसका तो सही उत्तर मार्क कर लो आप, मध्य प्रदेश। अब डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में आप कहोगे मैंने तो जो माधव यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है उसे भी बताया था कि ये टाइगर रिजर्व बन गया है यहाँ का, और ये मैंने आपको बताया था ये 8वां टाइगर रिजर्व बना है, और ये रातापानी यहाँ का 9वां टाइगर रिजर्व बना है। देखो एक्चुअली में जो न्यूज थी उसमें यही चल रहा था, और मैंने नहीं बहुत सारे जो करंट अफेयर्स पढ़ाते उसमें भी यही पढ़ाया गया था, किसी का मिस्टेक नहीं है। अब मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं कि मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि 8वां टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है कौन सा बन गया है, ये रातापानी बन गया है, और अभी तक 9वां टाइगर रिजर्व यहाँ का नहीं बना है। वैसे ये जो 8वां टाइगर रिजर्व बना है मध्य प्रदेश का, ये हमारे देश का अगर पूछोगे तो कौन सा बना है? 57 नंबर का बना है। पहले तो ये प्रश्न क्लियर कर लो, फिर मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ अगर किसी को है तो। वैसे डेली करंट अफेयर्स वाले मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर से देख लो क्या बता रहा हूं मैं, कि मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया? रातापानी सेंचुरी बन गया है। और ये आपको कहां पर मिलेगा ये भी मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में ये आपको मिलेगा, और ये मध्य प्रदेश का 8वां बन गया है। और देश का कौन सा नंबर का बन गया? ये रातापानी 57 नंबर का बन गया, क्योंकि इससे पहले 56 नंबर का गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बना था जो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब जो डाउट है वो देख लेते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि जो माधव नेशनल पार्क है वो भी यहाँ का टाइगर रिजर्व बन गया है।
लेकिन एक्चुअली में है क्या, अभी इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से मंजूरी मिल गई है, नोटिफाई कर दिया गया है, नोटिफिकेशन को अप्रूवल मिल चुका है उनकी तरफ से। अभी राज्य को इसे फाइनल मंजूरी देना बाकी है, या यूं कहूं कि राज्य इसको अनाउंस कर देगा कि हमारा टाइगर रिजर्व है, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। वैसे मंजूरी इसे मिल चुकी है केंद्र सरकार की ओर से। जिस तरह से आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाऊं, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ये देखो यहाँ पे मैंने आपको लिखा भी हुआ है कि बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है वो बनेगा, बना नहीं है, बनेगा, कैमूर टाइगर रिजर्व, जो राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। अब ऐसा क्यों कहा बनेगा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है, राज्य की तरफ से फाइनल मंजूरी मिलना बाकी है। राज्य जिस दिन इसे नोटिफाई कर देगा, जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी कर देगा, उस दिन ये जो टाइगर रिजर्व की लिस्ट है उसमें आ जाएगा। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि माधव नेशनल पार्क को केंद्र की ओर से मंजूरी मिल गई है, अभी राज्य की ओर से मंजूरी मिलना बाकी है, ये अभी रहेगा। और लेकिन ये जो है रातापानी हम जो पढ़ रहे हैं, इसको केंद्र की ओर से भी मंजूरी मिल चुकी है और राज्य ने भी इसको मंजूरी दे दी है, इसलिए ये टाइगर रिजर्व बन गया है और ये बनेगा। बात आपको क्लियर हो रही है? अब जब भी राज्य मध्य प्रदेश इसको मंजूरी दे देगा तो तब ये राज्य का हो सकता है नवा टाइगर रिजर्व बन जाएगा, लिस्ट में हमारे तब ये आ जाएगा, हमें ये ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। वैसे मैंने डेली करंट अफेयर्स वाले में भी ये आपको क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको डाउट रह गया हो, वो मैंने क्लियर कर दिया है। एक बार मैं आपको लिस्ट बता दूं यहाँ पे, अभी तक ये तो वैसे तो 57 हो गए हैं। 56 नंबर का ये जो गुरु घासीदास वाला है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ का है, ये अभी देश का 56 नंबर का ये टाइगर रिजर्व बन गया है, जो कि देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। और अभी 57 का ये रातापानी टाइगर रिजर्व बन गया है, देश का 57 नंबर का रातापानी टाइगर रिजर्व बन गया है, जो कि मध्य प्रदेश का 8वां है। ठीक है, हमारे देश का जो पहला टाइगर रिजर्व था वो कौन सा था, वो भी याद रखना, वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये देश का पहला था। वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश साठ लगाए जाते हैं। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय नौसेना दिवस ये कब मनाया जाता है, तो आपको याद होगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें एक और बात याद रखना, तो इस बार का नौसेना दिवस है ये कहाँ पे मनाया गया, ब्लू फ्लैग बीच में, जो कि आपको मिलेगा पूरी उड़ीसा में। और हमारे जो नेवल चीफ है उनका नाम क्या है, दिनेश कुमार त्रिपाठी है। इसके साथ बाकियों के भी याद रख लो। आर्मी चीफ नए बने थे उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, तीनों के तीनों इस साल नए बने, तो ये आपको याद होने ही चाहिए। बाकी अगले साल का 2025 का जो आर्मी डे है, वैसे आर्मी डे हम कब मनाते हैं याद रखना, 15 जनवरी को। कहाँ मनाया जाएगा, पुणे महाराष्ट्र में। इस बार का जो वायुसेना दिवस है, और ये मनाते कब है, 8 अक्टूबर को। तो कहाँ मनाया गया था, चेन्नई तमिलनाडु में। तो ये डेटा और ये डेटा आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किसने एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 को जीत लिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मारिया विक्टोरिया जुवान। इनका देश और याद रख लो, ये कहां से बिलोंग करती हैं, फिलीपीन से बिलोंग करती हैं, और इनको मिला इस बार का एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। इतना आपको याद रखना है। और विक्टोरिया से अब 2 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, एक तो ये मारिया विक्टोरिया और एक विक्टोरिया केजर। ये विक्टोरिया केजर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार का मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने जीता है, और अभी किसी एग्जाम में यहां से एक प्रश्न आ भी चुका है। प्रश्न आया था कि ये किस देश से बिलोंग करती है, तो ये डेनमार्क से बिलोंग करती है। ध्यान रखना, डेनमार्क की पहली महिला मिस यूनिवर्स है ये। बाकी हांगकांग की बात करें, ये साउथ कोरिया से है। इनका नाम न्यूज में क्यों था, क्योंकि 2024 का साहित्य यानी कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता। नोबेल पुरस्कार पे मैं ट्रिकी वीडियो बना के दे चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लो, नहीं देखा तो, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में। बाकी रिगोबर्टा मेंचुतुम, ये ग्वाटेमाला से बिलोंग करती है। अभी गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 इनको मिला है। गांधी मंडेला पुरस्कार बोल रहा हूं मैं। एक गांधी शांति पुरस्कार भी आप पढ़ोगे, जो कि 2023 का भी दिया जा चुका है और 2024 की भी घोषणा हो गई है। अब आप में से कौन कौन स्टूडेंट हैं जो दोनों के बिल्कुल सही उत्तर दे देंगे, देखता है कमेंट बॉक्स में। अब नर्सिंग से एक दिवस और ध्यान रख लो, इंटरनेशनल नर्स डे होता है 12 मई को। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार दुनिया में मोबाइल मेलवेयर हमले के प्रमुख लक्ष्य के रूप में किस देश की पहचान की गई। मतलब सबसे ज्यादा मोबाइल जो मेलवेयर है, मेलवेयर मतलब हो गया एक तरह से वायरस, आप समझ लो, एक बुरी सोच के साथ बनाया गया सॉफ्टवेयर जो आपके मोबाइल का डेटा, आपके कंप्यूटर का डेटा चुरा सकता है। तो सबसे ज्यादा हमले देखे गए कहाँ पे,
भारत में, और ये रिपोर्ट को जारी किया है जेड स्केलर थ्रेट लैब्स 2024 ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा बन गया है, तो आंसर हो जाएगा इसका चंडीगढ़। ये जो 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं ये आपको याद है 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू कर दिए गए थे, और अभी इनको पूरी तरह से लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया कौन सा, चंडीगढ़। ये ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि इसरो ने अभी किसके प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च कर दिया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है ये प्रोबा 3 मिशन, और इसरो ने यानी कि भारत ने इसको लॉन्च किया आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। और एक और पॉइंट इसमें आप जोड़ लो, किस रॉकेट से लॉन्च किया, तो PSLV C-59 से इसको लॉन्च किया है। ये आप जरूर से ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट जो काम के वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये प्रोबा 3 जो मिशन है ये किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। किसने लॉन्च किया, इसरो ने लॉन्च किया। कहां से वो मैंने आपको बता ही दिया, और किस रॉकेट से, तो PSLV C-59। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता, तो इसको जीत लिया है भारत ने। और ये चैंपियनशिप का इस बार 10वां संस्करण था, जो कहां पे हुआ, ओमान की कैपिटल मस्कट में हुआ। भारत ने इसको जीत लिया। किसे हराया, पाकिस्तान को हराया है, इतना ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। भारत का ये 5वां टाइटल है, 5 बार जीत चुका है 10 में से। फिर पूछ रहे हैं अभी यूनेस्को ने भारत के किस राज्य को धरोहर पर्यटन का सबसे बेहतरीन गंतव्य यानी कि बेस्ट डेस्टिनेशन घोषित किया है, तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल को। ये ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी 3 दिसंबर 2024 को भारत सरकार का जो सुगम्य भारत अभियान है उसे कितने साल पूरे हो चुके हैं, तो आंसर हो जाएगा 9 साल पूरे हो चुके हैं। आपके एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है ना तो वो ऐसे आएगा, सुगम्य भारत अभियान ये कब शुरू किया गया था, तो इसे आप याद रखेंगे। ये शुरू किया गया था 3 दिसंबर 2015 को। किसने शुरू किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसको शुरू किया था। उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने में जो दिव्यांग लोग होते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला है प्रश्न, इंपॉर्टेंट हो गया, वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज, और कहां पर है, ये समुद्र में है। तो ये किस राज्य में बनाया गया, तमिलनाडु में बनाया गया है। भाई पंबन ब्रिज के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, जो रामेश्वरम को जोड़ता है। कहां से, तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वरम से जोड़ता है। जो पुराना वाला है वो आपको याद होगा। अभी उसके साइड बाय साइड उसके पैरेलल में ही एक नया, जिसे आप कहोगे न्यू पंबन ब्रिज या पंबन 2.0, ये तैयार हो गया है। और आप कह सकते हो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री रेल ब्रिज है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ब्रिज होगा, रेल ब्रिज, रेलगाड़ी जाती होगी, ये वर्टिकल लिफ्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है, ऐसे है। अब यहाँ पे क्यों उठेगा, क्योंकि समुद्र है, शिप आएगा, शिप को इधर से उधर जाना है, तो ये जो रेल की पटरी है ये ऊपर उठ जाएगी, तो शिप निकल जाएगा, फिर नीचे हो जाएगी और रेलगाड़ी निकल जाएगी। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखो। किस किस को जोड़ता है ये मैंने आपको बता दिया। इसकी लंबाई ब्रिज की कितनी है, 2.07 किलोमीटर है। ये समुद्र के ऊपर बनाई है, इतनी लागत आई है। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए। इस बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन गए हैं। ये तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। और जो एकनाथ शिंदे हैं जो अभी तक मुख्यमंत्री थे, और जो अजीत पवार है, इन दोनों को डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन गए, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि नामीबिया जो देश है इसकी पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है। ये एक अफ्रीकी देश है और यहाँ पे पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा नेटुम्बो नंदी नदेतवा। ठीक है, अब मैं आपको एक बार नामीबिया भी दिखा देता हूँ, उसकी स्टैटिक आप देख लो। ये अफ्रीकी देश है नामीबिया, ये रहा। कैपिटल इसकी विंड हुक होती है, नामीबियन डॉलर यहाँ की करेंसी होती है। और कालाहारी मरुस्थल, नामीबा मरुस्थल, ये आपको यहीं पे मिलेगा। वेल्ड घास के मैदान आपको यहाँ मिलेंगे। हमारा प्रश्न ये था कि यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है, तो नेटुम्बो नंदी नदेतवा बन गई। फिर अगले में पूछ रहे हैं विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 5 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे। थीम भी है मृदा की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंधन, केयरिंग फॉर सॉइल, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज। उसके अलावा 5 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे भी होता है, याद रखना। अब एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया, ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, और अगर मैं आपसे ये भी पूछ लूं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब और कहां से शुरू की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसका भी उत्तर देना। डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैं आपको ये बता चुका हूं, तो अभी आपको बताना ये।
फिर से अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए कि टर्नर पुरस्कार से अभी किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा जसलीन कौर को। ये भारतीय मूल की हैं, भारतवंशी हैं, तो नाम इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। भारतवंशी कलाकार जसलीन कौर कहाँ रहती है? ग्लासगो में ये जन्मी है, वहां पे रहती है। ब्रिटेन का ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, टर्नर पुरस्कार इसका नाम है, और इनको मिला है इनकी प्रदर्शनरी ऑल्टर के लिए। इतना आपको याद रखना है। क्या याद रखना है एक बार फिर बता रहा हूँ, टर्नर पुरस्कार याद रख लो, और भारतवंशी है तो हमारे लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नाम क्या है इनका? जिनको मिला है जसलीन कौर इनका नाम है, ब्रिटेन का ये पुरस्कार है। बाकी ऑप्शन भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। मारिया विक्टोरिया जुआन की बात करें तो ये अभी हमने पढ़ा था, एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड मिला इनको। कहाँ से है ये फिलीपीन से बिलोंग करती है। फिलिप नॉइस की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के फिल्म मेकर है। अभी सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो 55वां संस्करण था जो गोवा में हुआ वहां पे। उसके अलावा सामंता हॉर्वे भी इंपॉर्टेंट नाम है, ये ब्रिटिश लेखिका है। अभी बुकर अवार्ड इनको मिला था इनके उपन्यास, इनके नॉवल ऑर्बिटल के लिए, ये भी जरूर ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने 43rd नंबर की जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2024 को जीत लिया है। सिंपल सा याद रखेंगे, चाहे महिला में हो चाहे पुरुष में हो, गर्ल्स में हो या बॉयज में हो, दोनों का खिताब महाराष्ट्र ने जीता है यहाँ पे। और ये हुआ कहाँ पे था? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान रख लो कि 2025 में जो पहली बार खो खो वर्ल्ड कप होगा वो कौन होस्ट करेगा? तो भारत उसे होस्ट करेगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी जो 13वीं नेशनल सीड कांग्रेस है उसका आयोजन कहाँ पे हुआ? बनारस में हुआ, इतना ही आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न फेस्टिवल से है, कौन सा है मीगोंग फेस्टिवल, किस राज्य में मनाया गया? तो ये मेघालय में मनाया जाता है, इतना ध्यान रखें। थीम भी है इकोज ऑफ ट्रेडिशन, परंपराओं की गूंज। उद्देश्य है राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देना। हमें याद मतलब नहीं है उद्देश्य से याद रखो। मीगोंग फेस्टिवल कहाँ का है? मेघालय का है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे मिला? तो द रेलवे मैन को मिला है। इस बार का जो ये फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड है इसका 5वां संस्करण था, आयोजन मुंबई में हुआ। और हीरा मंडी जो सीरीज है उसने 16 कैटेगरी में सबसे ज्यादा नामांकन यानी कि नॉमिनेशन प्राप्त किया। 2 कैटेगरी बता रहा हूँ मैं, सीरीज कैटेगरी और फिर आपको बताऊंगा फिल्म कैटेगरी। और इसमें बेस्ट सीरीज में आप देखोगे द रेलवे मैन रही है। बेस्ट डायरेक्टर रहे समीर सक्सेना, अमित गुलानी काला पानी के लिए। बेस्ट एक्टर एक तो कॉमेडी में देखोगे तो राजकुमार राव है गन्स एंड गुलाब्स के लिए, और ड्रामा में देखोगे तो गगन देव रियार है स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी के लिए। उसी तरह से बेस्ट एक्ट्रेस की हम बात करेंगे, बेस्ट एक्टर फीमेल मतलब बेस्ट एक्ट्रेस। कॉमेडी में गीतांजलि कुलकर्णी गुल्लक के लिए सीजन 4, और ड्रामा में मनीषा कोइराला हीरा मंडी के लिए। ये सीरीज की हमने बात कर लिया। फिल्म कैटेगरी की बात करें तो बेस्ट फिल्म अमर सिंह चमकीला। बेस्ट डायरेक्टर इसी मूवी के हैं इम्तियाज अली। बेस्ट एक्टर दिलजीत दोसांझ इसी मूवी के लिए है। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें करीना कपूर है जाने जान के लिए। तो सारा मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा देखो, जो पीडीएफ की बात आती है ना, अब पीडीएफ में आपको बता दूं या पहले मैं आप लोगों से पूछता हूं कि जो वीकली वाली, भाई पहले हम डेली की बात कर लेते हैं। डेली जो मैं आपको पीडीएफ देता हूँ वो डिटेल्ड पीडीएफ देता हूँ, जैसा आपको शो करा होता है मैंने यहाँ पे बना करके लाता हूँ शीट्स, वो आपको दे देता हूँ मैं डेली में, फ्री में देता हूँ। उसके बाद जो वीकली की अगर हम बात कर लें और साथ में अगर मंथली की भी हम बात कर लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वीकली और मंथली वाली है वो वन लाइनर फॉर्मेट में मैं आपको दे दूं। क्या मतलब? क्वेश्चन लिखा होगा और आंसर लिखा होगा, क्वेश्चन लिखा होगा और आंसर लिखा होगा। क्योंकि अगर किसी को डिटेल्ड में चाहिए तो डिटेल तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। तो मुझे लगता है वीकली और मंथली में आपको रिवीजन करना है, डिटेल्ड आपको पढ़ चुके हो ना, क्योंकि डेली वाले में तो वन लाइनर देना बेस्ट रहेगा ऐसा मुझे लगता है। फिर भी मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग बताइए क्या इनको भी डिटेल में दूं? क्या भाई, इनको डिटेल में दूंगा तो करूंगा क्या? इसी को कंपाइल कर दूंगा और तो अलग से क्या लिखूंगा? जो मैक्सिमम होता है वो मैं आपको यहाँ दे चुका होता हूँ मेरी तरफ से सब कुछ। बाकी मुझे लगता है वन लाइनर देना ठीक रहेगा, फिर भी आप बता देना क्या सही रहेगा। इसमें भी आपको डिटेल चाहिए तो ये कंपाइल करके दे दूंगा, आपकी जो शीट्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगी अगर प्रिंट आउट निकलाओगे तो। फिर तो बस मैं ये चाह रहा हूँ कि सिंगल लाइनर दे दूं, जिसको सिंगल चाहिए होगा वो यहाँ से सिंगल ले लेगा, जिसको डिटेल चाहिए वो डेली की मिल ही रही है वहां से आप ले लो। फिर भी मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, बता देना। बाकी क्विज तो आपकी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे अब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी दिक्कत आ रही है। अपनी जो करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन है पूरे 1 साल बाद स्टार्ट हुई, लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेशन उन्होंने लगा रखे हैं प्ले स्टोर गूगल वालों ने, तो पूरी तरह से मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ।
लिमिटेशन दे रखी है मुझे कि मैं इन चीजों को यूज करता हूँ, बाकी चीजों को यूज नहीं कर सकता। 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक लिमिट हटी नहीं है उनकी, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है उनको। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना यार आप लोग, क्योंकि हर तरफ से पाबंदियां लगी हुई है, व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। अपनी एप्लीकेशन पे पैसा लगाने के बावजूद 1 साल हो गया, अभी तक उधर से फ्री नहीं करा उन्होंने, तो बहुत दिक्कत आती है। आप लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। शेयर जरूर करना वीडियोस को, सपोर्ट जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किस राज्य सरकार ने कृषि बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अभी मिशन अरुण हिमवीर ये अभियान ये शुरू किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी आरबीआई ने यूपीआई लाइट वॉलेट की जो लिमिट है उसको बढ़ा करके कितना कर दिया है, 5,000 रुपए कर दिया है। अब इतना आप इस वॉलेट में रख सकते हो, पहले लिमिट 2,000 रुपए थी, अभी बढ़ा के 5,000 कर दिया। और पर डे जो प्रति लेन देन है, मतलब पर पर्सन जो पर डे वो लेन देन कर सकता है, उसकी प्रति लेन देन की जो सीमा है, एक बार में जो आप कितना लेन देन कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, उसकी सीमा को भी बढ़ा के 500 रुपए पहले था, अभी उसे बढ़ा करके 1,000 रुपए कर दिया है। तो वॉलेट में जितना पैसा डाल सकते हो उसकी सीमा को 2,000 बढ़ा के 5,000 कर दिया है, और प्रति लेन देन की सीमा को 500 रुपए से बढ़ा के 1,000 रुपए कर दिया है। बाकी इसके बारे में आपको डिटेल में बता ही चुका हूँ डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में। अभी अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने। अच्छा, इसके मंत्री कौन है अगर आपसे पूछेंगे तो याद रखना प्रहलाद जोशी है। यहाँ पे स्कैन का भी फुल फॉर्म है सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर एनएफएसए, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो ये ध्यान रखना। और उद्देश्य क्या है ये लॉन्च करने का, तो आप कह सकते हो देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किए जा रहे हैं। फिर अगले में बात करें यूरो ग्रिप टायर्स है, ये कंपनी है भारत की, इसने भी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो याद रखना महेंद्र सिंह धोनी को। बाकी महेंद्र सिंह इन सभी के अभी 1 आध साल में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, तो याद रखना स्वराज ट्रैक्टर, एसबीआई, लेज और सिट्रॉन इंडिया के, ये कार कंपनी है। फिर अगले में पूछ रहे हैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का चेयरमैन अभी किसे बनाया गया है, रघुवेंद्र तंवर को बनाया गया। इसकी अगर बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की स्थापना होती है 1972 में, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। ऑप्शन देख लो, के संजय मूर्ति इंपॉर्टेंट नाम है, केग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने। अरविंदर सिंह साहनी की बात करें, इंडियन ऑयल के चेयरमैन बने, और संजीव खन्ना हमारे 51वें नंबर के 51 नंबर के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। इंपॉर्टेंट नाम है भैया। अब एक ये डेटा वाला प्रश्न और याद रखो, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है, अंतरराष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024, इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट 2024। इसके अनुसार 2023 में भारत का कुल विदेशी कर्ज कितना है, तो याद रखना 646.79 बिलियन डॉलर है। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा है, प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, याद रखना भारतीय मूल के, क्योंकि। फिर पूछ रहे भी किस देश ने सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट जिसका नाम स्टार वन है ये बनाया है, तो ये बनाया है चाइना ने। चाइना की एक कंपनी है रोबोट एरा, इसी ने बनाया है। कितना तेज दौड़ सकता है, 12.96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकता है रोबोट। फिर पूछ रहे हैं अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, शम्मी सिल्वा बन गए हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के ये अध्यक्ष है, और अब एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बन गए। इन्होंने स्थान लिया है किनका, जयशाह का। और जयशाह भी याद है आपको, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा कहाँ पे, दुबई में, उसी के सबसे युवा चेयरमैन ये बन गए हैं। यहाँ पे इन्होंने स्थान लिया है ग्रेग बार्कले का। एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना होती है 1983 में, और हेडक्वार्टर मिलेगा कोलंबो श्रीलंका में, और श्रीलंका के ही बने हैं ये, शम्मी सिल्वा इनका नाम है। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, तो मिशेल बाचलेट को चुना गया है। और ये कौन है, तो चिली देश के बारे में आपने सुना है, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का एक, यहाँ पर एक देश आपको चिली की तरह मिलेगा, मिर्ची की तरह ही शेप है उसका, तो उसी की पूर्व ये प्रेसिडेंट है, और इन्हीं को अभी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। अभी 2023 का दिया गया था नवंबर में ही, किसे, डेनियल बेरेनबॉइम और अली अबू अब्बाद को, वो भी आप ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये कब मनाया गया, तो ये 2 दिसंबर को मनाया गया है, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में। थीम भी है क्लीन एयर ग्रीन अर्थ स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1984 में आपको याद है भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 2 और 3 दिसंबर की रात्रि को, तो उसी की याद में ये दिन मनाया जाता है। और इससे भी 2 प्रश्न आप याद रखना, जिसमें से एक आध प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। उस फैक्ट्री का नाम क्या है जहां पर यह हादसा हुआ था, यूनियन कार्बाइड, और कौन सी गैस लीक हुई थी, ये प्रश्न आया था एक बार एग्जाम में, मिथाइल आइसोसाइनेट है।
और इसकी अगर फॉर्मूला मैं पूछूं तो C2H3NO, ये आपको याद होना चाहिए। भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर बुक अभी पढ़ी थी इसी साल, प्रिजनर ऑफ भोपाल, टिम वॉकर ने इसको लिखा है। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, ये कब मनाया जाता है? तो हर साल ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हो गई थी मनाना 1949 में से मनाया जा रहा है, तब से ये मनाया जा रहा है। अच्छा, वैसे 7 दिसंबर को हम याद रखना अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के रूप में भी मनाते हैं। और देखो आर्मी की बात है तो ये 3 नाम मैं आपको हमेशा बताता आ रहा हूँ, इस साल नए बने थे तो ये आपको रटे हुए होने चाहिए। हमारे नए आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और नेवल चीफ बन गए कौन? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर ये अगला वाला प्रश्न हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि पहली बार इसको मनाया जाएगा, पहली बार नया दिवस है ये। तो क्या है दिवस? विश्व ध्यान दिवस, वर्ल्ड मेडिटेशन डे, हमें याद रखना है। 21 दिसंबर से मनाना इस बार से हम शुरू करेंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे घोषित किया है और इसे मनाने का प्रस्ताव भारत ने दिया था। जिस तरह से भारत ने योग दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया था, जो हम मनाते हैं हर साल 21 जून को, और 21 दिसंबर याद रखना वर्ल्ड मेडिटेशन डे होगा। ध्यान रखना ये है ध्यान दिवस। अच्छा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 79th सेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? फिलेमॉन यांग, और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इनके देश का नाम कैमरून है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक ये कहां पर बनकर तैयार हुआ है? तो आईआईटी मद्रास से इसका आंसर होगा। और हाइपरलूप क्या होता है मैंने आपको वैसे कई बार बताया है। एक कह सकते हो ये एक हाई स्पीड ट्रेन है जिसमें एक ट्यूब के भीतर वैक्यूम, एक ट्यूब होती है जो एक वैक्यूम के भीतर चलती है। इस तरह से एक ट्यूब है, अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है और यहाँ पे कैप्सूल टाइप होते हैं जिसमें लोग बैठ जाते हैं और ये फटाफट से बहुत तेजी से स्पीड से भागती है। तो उसी की टेस्टिंग की जाएगी। अभी ये ट्रैक बना करके इन्होंने तैयार किया है जहाँ पे ये टेस्टिंग करेंगे। कहाँ पे? याद रखना आईआईटी मद्रास में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि कौन सा देश नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? तो भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कौन सा सेशन होगा। 68 नंबर का सेशन होगा नारकोटिक्स ड्रग्स कमीशन का। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न और ध्यान रखना, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल वर्तमान में कौन है? तो ये है राजीव रघुवंशी। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 से ये किस देश ने जीता है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा भारत ने। ISSA का मतलब हो गया इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, जिसका मुख्यालय है आपको मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसका जो गुड प्रैक्टिस अवार्ड है वो भारत ने जीत लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी जो 30वां कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन हुआ उसमें किस देश को थीम देश चुना गया था? थीम कंट्री कौन रहा? तो याद रखेंगे फ्रांस इसमें थीम कंट्री रहा है। अच्छा, मान लो यहाँ पे अगर एग्जामिनर ऐसे आपसे पूछ ले कि अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जो आयोजन हुआ था इस बार 55वां संस्करण था, जो कहाँ पे हुआ था? गोवा में हुआ था अभी नवंबर में ही। उसमें फोकस कंट्री कौन रहा था? तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ये भी ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी गूगल ने किस भारतीय शहर में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। और गूगल से आप याद रखो इसके स्टैटिक जैसे फाउंडर हैं लेरी पेज और सर्जे ब्रिन। स्थापना होती है 1998 में, कैलिफोर्निया यूएस में मुख्यालय है। सीईओ सुंदर पिचाई है, इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अमेरिका के किस राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? तो ये किया है नेब्रास्का ने। भारत में कितने स्टेट है? 50 है, उसमें से ये एक है नेब्रास्का। इसी ने 6 दिसंबर को कहा कि हम महात्मा गांधी स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे। अच्छी बात है, मनाइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस ये कब मनाया गया? तो याद रखेंगे 4 दिसंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। और वाइल्ड लाइफ से ही एक और दिवस आपको याद आएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वो भी याद रखना 3 मार्च को होता है। आप कंफ्यूज न हो इसीलिए मैंने साथ में लिख दिया। कंजर्वेशन संरक्षण का बस एक शब्द का अंतर है और उत्तर चेंज हो जाएगा आपका। वैसे 4 दिसंबर को हम टोटल 4 दिवस मनाते हैं। तो ये हमने देख लिया विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, एक अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस भी होता है, एक अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस और एक भारतीय नौसेना दिवस तो होता ही है। ठीक है, तो ये चारों दिवस याद रखना 4 दिसंबर के हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारत के किस पड़ोसी देश ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, मतलब उसमें शामिल हो गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि चाइना के ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इससे अभी भारत भी बाहर हो गया है।
फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारत के किस पड़ोसी देश ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर कर दिए, मतलब उसमें शामिल हो गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल ने। नेपाल तो याद रखना है, इसका उत्तर हो जाएगा। और कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि चाइना के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, जिसे आप न्यू सिल्क रोड भी कहते हो, इससे अभी भारत बाहर हो गया। और भारत के बाद जो ब्राजील है वो भी इससे बाहर हो गया। और हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज में ब्राजील ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है आफ्टर इंडिया, मतलब इसमें से बाहर होने वाला। तो ये आप ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वेगा सी रॉकेट से अभी कोपरनिकस सेंटिनल-1C सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, याद रखेंगे आप, कोपरनिकस सेंटिनल-1C सैटेलाइट इसको लॉन्च किया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो वेगा सी रॉकेट से लॉन्च किया। और कहाँ से लॉन्च किया? तो कोरू फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया है। ये एक तरह का आप कह सकते हो एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, ठीक है, जिसमें पृथ्वी की निगरानी करेगा, उसकी इमेजेस लेगा, तो ये काम करेगा ये। अच्छा, ये याद रखना, अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ही प्रोबा 3 मिशन न्यूज में था। इसको हमने लॉन्च किया इसरो ने, तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और किससे लॉन्च किया, किस रॉकेट से, तो ये भी जरूर याद रखें, PSLV C-59 से हमने इसको लॉन्च किया है। एग्जाम के लिए ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे पेरिस फ्रांस में है, जहाँ पे अभी समर ओलंपिक हुए थे, और 2030 के जहाँ पे विंटर ओलंपिक होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी अपने सभी होटलों में, सार्वजनिक स्थानों, पब्लिक प्लेसेस पर गोमांस खाने पर और उसके सर्व करने पर किसने प्रतिबंध लगा दिया है पूरी तरह से। तो याद रखेंगे असम ने ऐसा कर दिया है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको और करवाया था डेली करंट अफेयर्स की क्लास में कि दुनिया का पहला शाकाहारी शहर, वेजिटेरियन पूरा सिटी कौन सा बन गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पालीटाना, और ये आपको मिलेगा कहाँ पे? गुजरात में। ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि दुनिया के पहले स्वचालित यानी कि सेल्फ प्रोपेल्ड या सेल्फ ड्राइविंग आप कह दो उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाइना ने किया है। इसका मतलब ये हो गया, जब रॉकेट आप छोड़ दोगे तो ये अपने आप ही खुद को कंट्रोल करेगा, नीचे बैठ करके, जमीन से बैठ करके। आपको इसको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, कब इसे मुड़ना है, कब रुकना है, कब क्या करना है। तो इसलिए कहा स्वचालित उपग्रह। और इस तरह के चाइना ने 2 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, एक का नाम गाओजिंग 203 है और एक है गाओजिंग 204। इनको लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से चाइना ने लॉन्च किया है। इसके अलावा मैंने आपको एक और प्रश्न बताया था चाइना से संबंधित कि चाइना ने भी अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन शुरू किया है। उसका नाम भी ध्यान रखना, झैंगशान है, झैंगशान। और ये जो 3 नाम मैंने यहाँ पे आपको करवाए थे, ये नाम क्या है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के जो 3 स्टेशन है उनके नाम है, ये ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, और आवास व शहरी मामलों का मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो अभी इन्होंने कहाँ पर ऊर्जावीर नाम से एक योजना शुरू की थी। तो याद रखेंगे विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा कहाँ आता है? आंध्र प्रदेश में आता है। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्हीं के साथ मिलकर के इन्होंने विजयवाड़ा में ये ऊर्जावीर नाम से एक योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य था ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा पहल को बढ़ावा देना। अच्छा, विजयवाड़ा से एक प्रश्न मैंने आपको और बताया था कि यहीं पे विजयवाड़ा में ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की, ये इसी साल का प्रश्न है, इसी साल स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। बी आर अम्बेडकर जी की दुनिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू ये विजयवाड़ा में ही स्थापित की गई थी, जिसकी अगर ऊंचाई की बात करोगे तो टोटल इसकी ऊंचाई है 206 फुट, और इसको नाम दिया गया है स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, विजयवाड़ा से ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अंडर 19 एशियन कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है। अच्छा, इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लेना इसको। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बांग्लादेश हो जाएगा। यहाँ हमने बात की अंडर 19 एशियन कप 2024 की, जो हुआ कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ है। और इस बार इसका याद रखना, ये 11वां एडिशन था, बांग्लादेश ने इसको जीत लिया है। बांग्लादेश ने दूसरी बार ये जीता, इसका दूसरी बार खिताब है ये। यहाँ पे बांग्लादेश ने हराया किसको? तो बांग्लादेश ने यहाँ पे भारत को हराया है। ये ध्यान रखेंगे। कौन सा टूर्नामेंट है, कहाँ पे हुआ, कौन सा एडिशन है, कौन जीता, कौन हारा, ये 4-5 बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, कुछ भी प्रश्न बन सकता है। अगला देखते हैं। अच्छा, फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी चर्चा में रहा था दृष्टि 10 स्टार लाइनर, ये है क्या? तो ये एक ड्रोन है, और ये दूसरा है। देखो ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये दूसरा है जो भी भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। इससे पहला भी हमने पढ़ा था
अभी दूसरा सौंप दिया गया तो न्यूज में है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। निर्माण किसने किया? अडानी डिफेंस हैदराबाद ने इसका निर्माण किया है। तो ध्यान रखना, दृष्टि 10 स्टारलाइनर एक ड्रोन है। फिर अगले में पूछ रहे कि अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका 9 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। थीम है भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की ईमानदारी को आकार देना। अच्छा, भ्रष्टाचार से करप्शन से एक इंडेक्स मैंने आपको और रिवाइज कराया था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी कि भ्रष्टाचार बुद्ध सूचकांक 2023 जो आया था, इसमें भारत 93 पे था। टॉप पे डेनमार्क रहा था, जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी कैबिनेट ने नवोदय विद्यालय योजना के तहत कितने नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा 28। यहाँ पे डेटा आपको 2-3 डेटा याद रखने होंगे, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं डेटा वाले। तो अभी कैबिनेट ने नवोदय विद्यालय स्कीम के तहत 28 तो नए नवोदय विद्यालय और 85 नए केंद्र विद्यालय खोलने की मंजूरी दे दी है। हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये जानकारी दी। और इनके लिए कितना बजट रखा गया? टोटल दोनों के लिए इतना रखा गया है। केंद्र विद्यालयों के लिए इतना हो जाएगा और नवोदय के लिए इतना हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपके किन किन राज्यों में कितने खोले जाएंगे, अगर स्टेट वाइज भी आपको ध्यान रखना है तो पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे शो कर दी है, आप देख सकते हैं। 7 राज्यों में 28 नवोदय विद्यालय बनेंगे, वो ये राज्य है। इनमें से अगर आपका कोई राज्य है तो वो ध्यान रख लेना। और उसी तरह से 18 राज्यों में 85 नए केंद्र विद्यालय बनेंगे। सब डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे पीडीएफ तो आपको मिल ही जाती है, और ध्यान रखना इनको। अगला देखते हैं। क्विज और पीडीएफ के लिए जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पे भी वीडियोस के लिंक और पीडीएफ अपलोड होती है डेली, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे इसको आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि आरबीआई के नए गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अभी तक आरबीआई के गवर्नर आप जानते हो कौन है? शक्तिकांत दास थे, और कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। अभी 10 दिसंबर को इनका कार्यकाल पूरा हो गया है, और उसके बाद अगले ही दिन यानी कि 11 दिसंबर को ये हमारे नए आरबीआई के गवर्नर बन गए हैं। कौन से नंबर के बन गए हैं याद रखिएगा, 26वें नंबर के बन गए हैं। बस ये एक ही नाम यहाँ से याद रखना है। वैसे ये सारे नाम देखो कंफ्यूज करने वाले हैं, मैंने एक साथ इसी तरह के नाम आपको शो करे थे, लिखे थे, ताकि मैं यहाँ से आपको सब कुछ रिवाइज करा सकूं। जैसे कि के संजय मूर्ति की अगर बात करें, अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संजय खन्ना आप जानते हो, 51 नंबर के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। और संजय नायर ये एसोचैम के नए प्रेसिडेंट बने थे। एसोचैम मतलब होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो सारे नाम संजय संजीव से ही संबंधित हैं, जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली कंफ्यूज करेंगे। तो मैंने आपको यही कंफ्यूज कर दिया ताकि एग्जाम में कंफ्यूज न हो, ठीक है। बाकी देखो ये 2 नाम और ध्यान रखना। वैसे आरबीआई के बारे में सब कुछ स्टैटिक लिखा हुआ है। जैसे स्थापना होती है 1935 में, 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई में है। किस आयोग की सिफारिश पे इसकी स्थापना होती है? जंगल्टन आयोग। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949। नए गवर्नर संजय मल्होत्रा बन गए। पहले ब्रिटिश गवर्नर ये याद रखना सर रॉसबॉर्न स्मिथ, और पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख रहे आरबीआई के। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे नाम। अगला देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछे मरियम वेबस्टर, और इसने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना? तो सही तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पोलराइजेशन। ये जो मरियम वेबस्टर है ये अमेरिकी डिक्शनरी है, और अभी इसी ने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। हिंदी में अगर पोलराइजेशन का मतलब आप देखोगे तो ये होता है ध्रुवीकरण। और आपको याद होगा अभी ऑक्सफोर्ड ने ब्रेन रोट को चुना था, और कॉलिन डिक्शनरी ने ब्रेट को वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना था। ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं अभी घाना जो देश है, अफ्रीकी देश है घाना, यहाँ पे राष्ट्रपति कौन बन गए? तो जॉन महामा बन गए हैं। घाना में एक बार आपको मैप में दिखा दूं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। घाना ये यहाँ पर है, कैपिटल इसकी होती है अकरा, गैनियन केडी यहाँ की करेंसी होती है। जॉन अब्राहिम नहीं, जॉन महामा यहाँ के नए प्रेसिडेंट बन गए, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 में बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो पहली भारतीय बनी इस तरह का सम्मान पाने वाली। अभी सम्मान नहीं मिला, खाली नॉमिनेट नामित हुई है, लेकिन उसमें भी ये पहली भारतीय है, तो हमारे लिए तो ये एक तरह से सम्मान की ही बात है। मिल जाएगा तो और ज्यादा बड़ा सम्मान हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पायल कपाड़िया हो जाएगा।
तो पायल कपाड़िया फिल्म मेकर है और अभी इन्हीं को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 में इनकी जो मूवी है जिसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसके लिए बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। ये पहली बार है इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं आपको करा रहा हूँ कि भारत के किसी डायरेक्टर को इस अवार्ड शो में इस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। अच्छा, इनकी ये जो फिल्म है ना ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इस फिल्म को एक और कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है गैर अंग्रेजी भाषा, नॉन इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी में भी सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर के लिए नॉमिनेट किया गया है। और वैसे पायल कपाड़िया का नाम आपको क्यों याद होगा, डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको बताया था और इसी साल हमने पढ़ा था, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2024 का ही ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पे मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, अभी मैंने बताया डेली वाली क्लास में ही बताया था। अब आप बताइए इनका नाम और किस कारण से इंपॉर्टेंट है। हम अगला प्रश्न देखेंगे। बाकी जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता तो वो कमेंट बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, हमारे कुछ होनहार स्टूडेंट्स हैं वो बढ़िया डिस्क्राइब करते हैं कमेंट बॉक्स में जब भी मैं कुछ पूछता हूँ, और वो इसका उत्तर जरूर करेंगे, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा, इतना तो मुझे भरोसा है। बाकी जो भी मैं प्रश्न पूछता हूँ ना, चाहे डेली करंट अफेयर्स क्लास में या किसी में भी, तो कमेंट बॉक्स आप अगर आपको नहीं पता तो कमेंट बॉक्स एक बार चेक कर लिया करो, वहां पे 2-5 स्टूडेंट तो ऐसे मिलते हैं जो बहुत बेहतरीन लिखते हैं, तो वहां से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे जो भी मैंने यहाँ पूछे होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से बीमा सखी योजना को लॉन्च किया है, तो सही उत्तर तो इसका हो जाएगा पानीपत हरियाणा। क्या है योजना, इसके बारे में अगर मैं आपको हल्का फुल्का बताऊं या सारे काम की बात एक बार बता देता हूँ, पॉइंट्स की फॉर्म में मैंने लिखा है। मोदी जी ने अभी 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना ये हो गया, इसको लॉन्च किया है। खास तौर पे ये ग्रामीण महिलाओं के लिए बनाई गई है, आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा। तो इसमें महिलाओं को LIC के साथ बीमा एजेंट के रूप में काम करने को मिलेगा। उन महिलाओं की उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए, 10वीं पास वो होनी चाहिए। इसमें 3 साल तक आपको मासिक स्टाइपेंड यानी कि सैलरी के रूप में मिलेगा पैसा। कैसे मिलेगा पैसा, पहले साल तो 7,000, दूसरे साल 6,000 और तीसरे साल यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो लिख लो 5,000 रुपए मिलेगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, कंडीशन है, देखो शर्त लिखा हुआ है, क्या है ऐसे समझो, पहले साल में आपको 7,000 रुपए मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे साल में आपको 6,000 तभी मिलेंगे जब पहले साल जितने लोगों की आपने LIC की है, मान लो 100 लोगों की LIC की है, तो उसमें से 65% कंटिन्यू रहनी चाहिए वो LIC, तब आपको ये पैसा मिलेगा। उसी तरह से तीसरे साल के लिए भी है। ठीक है, तो ये है बीमा सखी योजना, याद रखना। अगला देखते हैं, और ये पानीपत से जो इसको शुरू किया, हमेशा 2-3 बार मैंने आपको बताया यहाँ से एक योजना जो एग्जाम में काफी पूछी जाती है। चलो आज वो प्रश्न भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ, वो योजना भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, वो योजना कौन सी है और वो कब मोदी जी ने लॉन्च की थी, कब, किस तारीख को, किस ईयर को लॉन्च की थी। ये 2 प्रश्न यहाँ से मैंने होमवर्क प्रश्न आपसे पूछ लिए हैं, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, आपको पता है। बेटियों से संबंधित वो योजना है, मैंने हिंट दे दिया। अब बताइए, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी मोदी जी ने ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान की कैपिटल जयपुर में इसका उद्घाटन किया है, ध्यान रखना ये। अच्छा, आप मुझे बताओ, अभी राजस्थान सरकार ने अभी प्रवासी राजस्थानी दिवस ये कब मनाने की घोषणा की है। वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा इसका उत्तर, लेकिन अगर पता है तो बताइए। बड़ा इजी प्रश्न पूछ लिया मैंने तो आपसे, ये कहीं आपकी तौहीन तो नहीं होगी, इतना इजी प्रश्न पूछ लिया। चलिए बताइए, अगला देखते हैं अभी हम। देखो अगले में क्या है फिर कि अभी विश्व मानवाधिकार दिवस, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, ये कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखना। थीम भी है अवर राइट अवर फ्यूचर राइट नाउ। 10 दिसंबर को मैंने आपको ये भी बताया था कि जयंती होती है किनकी, तो ये स्वीडिश, सॉरी जयंती नहीं होती, पुण्यतिथि होती है। पुण्यतिथि का मतलब होता है जब उनकी डेथ हुई थी, जयंती मतलब जब उनका जन्म हुआ था। तो पुण्यतिथि होती है, स्वीडिश वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्हें डायनामाइट का खोजकर्ता कहा जाता है। और इसी दिन 10 दिसंबर को ही जितने भी नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होती है ये दिए जाते हैं। तो इस बार 2024 के जो नोबेल पुरस्कार हैं, उम्मीद करूंगा आप सभी को याद होंगे, नहीं है तो फिर भी बता दूं, ट्रिकी वीडियो में बना चुका हूँ पूरे यूट्यूब में, इससे बेहतर आपको वीडियो नहीं मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। आप एक बार जरूर से देखना, वो सारे नाम आपको याद हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, सर्च कर लेना यूट्यूब में सिंपल सा, क्रिक एग्जाम नोबेल प्राइज ट्रिक 2024, वीडियो आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। अगला देखते हैं। फिर अगला क्या है प्रश्न कि अभी किसे जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा शाची एंड करुण।
अच्छा, ये भी प्रश्न को एग्जाम में आ सकता है कि जैसे डेनियल पुरस्कार देता कौन है, तो याद रखना केरल गवर्नमेंट, केरल सरकार देती है। और किस क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में, मलयालम सिनेमा के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान होता है उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। आप कह सकते हो मलयालम सिनेमा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ये केरल सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है, जैसे डेनियल पुरस्कार इसको बोलते हैं। अभी 2023 का दिया गया शाजी एन करुण को, ये नाम ध्यान रखना है ना। बाकी मिशेल बाचलेट भी आपको बता दो, अभी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 के लिए इनको चुना गया है। ये जो चिली देश है साउथ अमेरिका का, उसकी पूर्व प्रेसिडेंट रह चुकी है। विक्टोरिया केजर की बात करें तो मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब इन्होंने जीता। ये कहाँ से है? डेनमार्क से है। और फिलिप नॉयस हम पढ़ चुके हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और ऑस्ट्रेलिया के फिल्म मेकर हैं। अभी इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो अभी 55वां संस्करण हुआ था नवंबर 2024 में, कहाँ पे? गोवा में। वहीं पे इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव, एक्टिंग सेक्रेटरी अभी किसे बनाया गया है? तो देवजीत सेकिया को बनाया गया है। सेकिया, नोकिया से याद रख लो, सेकिया, ठीक है, अपनी रोटियां सेक रहे हैं ये। किसकी एब्सेंस में? जय शाह, क्योंकि जय शाह अभी तक सचिव थे लेकिन ये चले गए, आईसीसी के नए युवा चेयरमैन बन गए हैं, तो ये स्थान खाली हो गया। तो यहाँ पे अपनी रोटियां सेकने आ गए देवजीत सेकिया। लेकिन याद रखना ये कार्यवाहक है, परमानेंट नहीं है। अभी यहाँ पे वोटिंग वगैरह होगा, चुनाव वगैरह होगा, फिर परमानेंट बनेंगे। लेकिन फिर भी आप कह सकते हो सितंबर 2025 तक तो यही पद पर बैठे हुए हैं। तो इनका नाम जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और ये शम्मी सिल्वा हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, क्योंकि अभी ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बन गए। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं ये वैसे, तो श्रीलंका के हैं शम्मी सिल्वा, याद रखना। एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। हर्षवर्धन अग्रवाल भी देख लो, फिक्की के ये अभी नए हेड बने थे। और विपिन कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए हेड बने थे। वैसे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी, ये याद होना चाहिए आपको नाम। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 ये कहाँ पर हुए? तो आंसर हो जाएगा मलेशिया में हुए, एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024। 10वां एडिशन था, मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में हुए। भारत ने अगर बात करेंगे तो 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 29 ब्रोंज, यानी कि टोटल 55 मेडल यहाँ पे जीते। और मेडल टैली में अगर आप पूछोगे कौन से स्थान पे रहा, ये रही मेडल टैली, भारत देखो 5वें स्थान पे रहा है। पहले स्थान पे ईरान है, भारत 5वें पे। हमने जो 8 गोल्ड जीते ना, वो सारे नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए, 8 के 8 जिन्होंने गोल्ड जीते हैं। आप चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो। एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स की हमने बात की है, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हमारे जो गृह मंत्री होम मिनिस्टर है अमित शाह, इन्होंने कहाँ पर सरदार पटेल जी की 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो राजस्थान के जोधपुर में इन्होंने किया है, जिसकी हाइट कितनी है? 11 फुट है। वजन में बात करोगे तो 1100 किलोग्राम की ये स्टैचू है, जो 8 फुट ऊंचे आसन पर बनी हुई है। ये 11 फुट की आसन 8 फुट का है, तो ध्यान रखना ये। वैसे सरदार पटेल जी की सबसे ऊंची स्टेचू आप जानते ही हो, जो दुनिया की सबसे ऊंची भी है, गुजरात के केवड़िया में आपको मिलेगी, जिसे स्टेचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। 182 मीटर इसकी हाइट है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री थे, लोह पुरुष के नाम से भी आप इन्हें जानते हो। इनकी जयंती होती है 31 अक्टूबर को, जिस दिन हम राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे भी 9 साल की उम्र में 67 साल के ग्रैंड मास्टर को हराने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो इनका आंसर हो जाएगा आर्यत कपिल। और आर्यत कपिल ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। दिल्ली के 9 साल के ये चेस प्लेयर है, और अभी इन्होंने 66 ईयर के जो ग्रैंड मास्टर है उनको हरा दिया। ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए। अब वो जिनको हराया वो कहाँ से है और क्या नाम है, ये भी मैं आपको बता दूं। वो अमेरिका के हैं, नाम है राशिद जियात दिनो। पूछा नहीं जाएगा, मैंने बता दिया, इतना सा ध्यान रख लो। आर्यत कपिल का नाम ध्यान रखना, कभी एग्जाम में आ जाए तो इम्पोर्टेंट नाम रहेगा हमारे लिए। अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि 2024 में वुमेन टेनिस एसोसिएशन, WTA यानी कि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आर्यना सबलेंका को। इनका नाम याद रखेंगे। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी याद रखेंगे। ये बेलारूस देश से बिलोंग करते हैं। बेलारूस की एक इम्पोर्टेंट टेनिस प्लेयर है। तो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, ये प्रश्न हो गया। और इनका नाम एक और कारण से आपको याद रखना है कि इस बार जो 4 हमारे ग्रैंड स्लैम हुए थे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 4 ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस। इसमें आप देखोगे तो 2 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते थे वुमेन सिंगल का टाइटल। ये देखो आर्यना सबलेंका, और यहाँ पे देखो आर्यना सबलेंका। तो इसलिए भी इनका नाम याद रखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी भारतीय नौसेना में INS तुशील को नौसेना में शामिल कर लिया गया। पूछ रहे कहाँ से? तो सही उत्तर होगा, आप सबको पता है, रशिया से ही। हमारे राजनाथ सिंह जी अभी रशिया गए थे, तो वहां पे एक स्थान है कलिनिनग्राद, और वहीं पे यंतर शिपयार्ड है, वहीं से इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। नाम याद रखेंगे, INS तुशील इसका नाम है। ये एक वॉरशिप एंड एडवांस्ड स्टेल्थ क्लास मिसाइल फ्रिगेट है। मैंने आपको बताया था भारत रशिया के बीच में 2016 में 4 इस तरह के स्टील्थ फ्रिगेट, एक तरह से युद्ध पोती होते हैं ये, है ना, उसको बनाने के लिए समझौता हुआ था इतने रुपए में। और इसमें रशिया ने कहा कि हम तो 2 युद्धपोत बना करके देंगे हमारे यहाँ से। एक का नाम तो ये हो गया INS तुशील, और एक का नाम है INS तमल। दूसरे वाले का नाम भी याद रखना, ये 2025 में हम नौसेना में हमारी शामिल कर लेंगे, तब भी मैं आपको बताऊंगा। और बाकी के 2 जो है वो भारत में बनेंगे गोवा शिपयार्ड में। अभी उसके नामों की घोषणा नहीं हुई है, तो जब होगी तब बताएंगे। तो अभी इतना प्रश्न क्लियर है ना? तुशील का मतलब होता है अभेद कवच, ठीक है, ध्यान रखना। देखो, मुख्य रूप से युद्धपोत 2 तरह के होते हैं, एक फ्रिगेट होता है, एक डेस्ट्रॉयर होता है। जो फ्रिगेट होते हैं वो छोटे आकार के, हल्के और तेज होते हैं। जो डेस्ट्रॉयर होते हैं बड़े और शक्तिशाली होते हैं। तो इतना ध्यान रखना बहुत है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी एक निधन वाला प्रश्न भी मैं करा रहा हूँ आपको, ध्यान रखना। किस राज्य के अभी पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा का निधन हो गया? कर्नाटक के थे ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे, वैसे हमारे पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, और महाराष्ट्र के ये गवर्नर भी रह चुके हैं। पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है 2023 में। तो नाम ध्यान रखना, SM कृष्णा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, निधन हो गया। तो अच्छा प्रश्न है, और खास तौर पे राजस्थान जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि राजस्थान सरकार अब हर साल किस दिन को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाएगी। तो आपको याद रखना है 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। और ये घोषणा भी कहाँ पे की थी भाई? वहां के जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उन्होंने ये घोषणा की थी कि 10 दिसंबर को हम प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाएंगे। अभी हमने पढ़ा था, मोदी जी ने राजस्थान की कैपिटल जयपुर में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन का आयोजन किया था, इसका उद्घाटन किया था, और वहीं पे इसकी घोषणा हुई थी। अच्छा, ये तो हमारा करंट अफेयर्स का प्रश्न हो गया। इसी तरह से एक प्रश्न आपको याद रखना है कि जो अगले साल 2025 में जो हम 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे, कहाँ पे आयोजन करेंगे? उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी थीम भी है एक विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी 30 झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ महतो चुने गए हैं। और इससे पहले भी ये 5वीं जो झारखंड विधानसभा थी उसके अध्यक्ष थे। तो आप कह सकते हो कि इस तरह से वे लगातार 2 कार्यकाल के लिए विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने वाले यहाँ के पहले व्यक्ति है। रविंद्रनाथ महतो इनका नाम है। और ये हम सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि अभी किसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अर्थ चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा माधव गॉडगिल को। तो ये फेमस भारतीय पारिस्थितिकीविद यानी कि इकोलॉजिस्ट है, नाम याद रखना है माधव गॉडगिल, और इन्हीं को 2024 का ये अर्थ चैंपियन पुरस्कार मिला है। जो कौन देता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम देता है। और ये जो पुरस्कार है ना, अर्थ चैंपियन पुरस्कार, ये संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और इन्हें ये पुरस्कार भारत के 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटीज हॉट स्पॉट में से एक पश्चिमी घाट में उनके काम के लिए मिला है, ठीक है। तो एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? इनका नाम याद रखना है, और कौन सा पुरस्कार मिला है ये याद रखना है। वैसे टोटल 6 लोगों को मिला है, जिसमें से 5 व्यक्ति हैं और एक संगठन है। तो सबकी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है। मिस्र का ये एक संगठन है सेकेम नाम से, बाकी सारे एक ब्राजील के व्यक्ति हैं, चीन के, एक अमेरिका के, एक रोमानिया, और एक भारत के। तो हमारे एग्जाम के लिए यही वाला नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। किस कैटेगरी में अगर पूछ लेगा तो लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी भी याद रख लेना। ये इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्टैटिक देख लो, स्थापना होती है 1972 में, मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एंडरसन है, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है? तो इसको जापान ने जीत लिया है। बात कर रहे हैं यहाँ पे हम एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 की 20वां संस्करण था। विजेता रहा जापान, दूसरी बार ये टाइटल जीता है। अभी जापान ने किसको हराया? साउथ कोरिया को हराया है। हुआ कहाँ पे? ये भारत में हुआ, नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। तो ध्यान रखना कौन सा चैंपियनशिप है, कौन सा एडिशन है, किसने जीता, किससे हराया और कहाँ पे हुआ, सब बता दिया मैंने। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगला प्रश्न क्या है, अभी अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस ये कब मनाया गया, इंटरनेशनल माउंटेन्स डे। तो हर साल ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम भी है एक स्थायी भविष्य के लिए पर्वतीय समाधान, नवाचार, अनुकूलन और युवा। इंग्लिश में भी इसकी थीम लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। और एक यूनिवर्सिटी रैंकिंग वाला प्रश्न भी देख लेते हैं एक बार। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 आई है। भारत का कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पर है, तो आईआईटी दिल्ली भारत में टॉप पर है। पूरी इस लिस्ट में बात करेंगे तो आईआईटी दिल्ली 171 नंबर पर है। और वैसे इस पूरी लिस्ट में आप देखोगे तो, और वैसे इस लिस्ट की अगर बात करें तो इसका ये तीसरा एडिशन है, तीसरी बार जारी हुई है। और इस पूरी लिस्ट में टॉप पर कौन है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो कनाडा में है। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी महाराष्ट्र राज्य का विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा राहुल नार्वेकर। और महाराष्ट्र के अभी नए मुख्यमंत्री कौन बन गए, देवेंद्र फडणवीस बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। राहुल नार्वेकर याद रखना, महाराष्ट्र 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा के अभी ये अध्यक्ष बन गए हैं। अच्छा, एक प्रश्न ये भी देखो, सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसकी एक रिपोर्ट आई है, टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग मिलिट्री सर्विसेज कंपनीज इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 नाम से। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इस पूरी लिस्ट में भारत की 3 कंपनियां शामिल है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इस लिस्ट में 43 नंबर पर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 67 पे, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड 94 नंबर पर है। टॉप 100 की ये लिस्ट है, भारत की 3 कंपनियों की सूची मैंने आपको बता दी है। इस लिस्ट में 3 है भारत की कंपनियां। पूरी लिस्ट में टॉप पर कौन सी कंपनी है, तो लॉकहीड मार्टिन है जो अमेरिकी है। तो प्रश्न में भी यही पूछा था, भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, और ये कौन से नंबर पर है, तो 43 नंबर पर है, मैंने आपको बता दिया। इसका हेडक्वार्टर याद रखना कहाँ आपको मिलेगा, बंगलुरु में मिलेगा। और अभी इसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला था। आप बताइए कौन से नंबर की ये भारत की नवरत्न कंपनी बन गई है। हम अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस भारतीय मंदिर को यूनेस्को पैसिफिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा अभेथ सहायेश्वर मंदिर। और ये है कहाँ पे, ये भी मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु में ये आपको मिलेगा। तमिलनाडु के थुक्काची में है ये अभेथ सहायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना, एक तो इसको, और एक मुंबई में जो बीजेपीसीआई संरक्षण परियोजना है। इन दोनों को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए अभी यूनेस्को के एशिया पैसिफिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। एक्चुअली में पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में टोटल 8 परियोजनाओं को सम्मानित किया गया, उसमें से ये 2 भारतीय हैं जिन्हें सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए अभी 2024 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये तो एक मंदिर परियोजना है, तमिलनाडु में है, याद रखना। बीजेपीसीआई का मतलब क्या हो गया, सर बायरमजी जीजी भॉय पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। मतलब इसे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। और अगर यूनेस्को की स्टैटिक देखो तो देख लो एक बार, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1945 में पेरिस फ्रांस में, हेडक्वार्टर आंद्रे उजाले इसके डायरेक्टर जनरल जो फ्रांस से हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं अभी जो पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 है ये कहाँ पर हुआ, तो सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। इंग्लिश में बोलोगे तो फर्स्ट इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्फ्रेंस 2024 की हम बात कर रहे हैं, अभी ये नई दिल्ली में हुआ है। अच्छा, मैंने डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में एक प्रश्न आपसे पूछा था, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये कहाँ पे बनेगा, तो फिर आपको याद रखना होगा, आंसर होगा इसका लोथल, जो कि है गुजरात में। और इस सम्मेलन में 4 राज्य सरकारों ने हिस्सा लिया, गुजरात, गोवा, बिहार और अरुणाचल प्रदेश ने। इस सम्मेलन का उद्देश्य था देश की समृद्ध समुद्री विरासत को उजागर करना। तो इतना सा याद रखना कौन सा सम्मेलन है, कहाँ पे हुआ। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो इसका आयोजन देहरादून में हुआ है, याद रखना। इंग्लिश में बोलोगे आप इसे वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2024 10वां एडिशन था, जो भी देहरादून उत्तराखंड में हुआ। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही किया है, और 10वां एडिशन था, याद रखना। थीम क्या है, डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य। पिछला जो संस्करण है 2022 में हुआ था गोवा में, हर 2 साल में ये होता है, पहली बार 2002 में हुआ था केरल के कोच्चि में, अभी उत्तराखंड देहरादून में। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, हमारे लिए गर्व की बात भी है और एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी सबसे युवा शतरंज
जो विश्व चैंपियन है वो कौन बन गए हैं, तो सही उत्तर तो आप सबको याद होना चाहिए, डी गुकेश, तो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 की, जो हुआ कहाँ पे, सिंगापुर में हुआ। फाइनली इसको जीत लिया है डी गुकेश ने, और इस तरह से वो इसे जीतने वाले, आप कह सकते हो, दूसरे भारतीय बन गए हैं। विश्वनाथन आनंद के बाद उन्होंने इस चैंपियनशिप को 2012 में जीता था, और उनके बाद अब डी गुकेश ने जीता 2024 की ये चैंपियनशिप, और वे सबसे युवा चैंपियन भी बन गए हैं, क्योंकि इनकी उम्र है मात्र 18 वर्ष। तो सबसे युवा चैंपियन ये बन गए हैं इसको जीतने वाले। फाइनल में इन्होंने हराया था डिंग लेरेन को, जो कि लास्ट टाइम के चैंपियन रहे थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रश्न याद रखना। अगला देखते हैं, डिंग लेरेन भी अगर आप जानना चाहो ये किस देश के, ये चाइना के चेस प्लेयर है। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, टाइम मैगजीन या अमेरिकी मैगजीन है, और अभी इसने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है, तो सही उत्तर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, इससे पिछले साल किसे चुना था, टेलर स्विफ्ट को चुना था, जो कि एक सिंगर है, और अभी डोनाल्ड ट्रंप को चुना है, इतना सा याद रखना। अगला देखते हैं, तो अगला प्रश्न भी अच्छा है कि 2030 में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर नहीं होंगे। प्रश्न तो ये है कहाँ पर नहीं होंगे, तो एक्चुअली होंगे कहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, नहीं है तो फिर अपने आप आ जाएगा। वो तो मेरे को प्रश्न बनाना था इसलिए मैंने नहीं कर दिया। तो देखो इसके हिसाब से आंसर देखोगे तो सऊदी अरब हो जाएगा। अब मेन काम की बात करते हैं, वो सुनो। कहाँ पर होंगे ये हम बात कर लें तो 3 जगह पे होंगे, स्पेन में, पुर्तगाल और मोरक्को में होंगे। ये 2030 वाले की हमने बात की है। अभी मैं आपको पहले ये बता दूं, इसे याद हो जाएगा आपको, इससे संस्करण भी याद आ जाएंगे, एडिशन भी। 2022 वाला 22वां संस्करण था, जो कहाँ पे हुआ था, कतर में हुआ था लाइव, जिसका शुभंकर था, अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा करके, वो सब आपको याद हुआ है, रटा हुआ है। अब जो अगले वाले 4-4 साल में होते हैं, 2026 में होंगे अगले वाले, 23rd नंबर का एडिशन होगा। ये कहाँ पे होंगे, ये 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। उसके बाद 4 साल बाद 2030 में होंगे, ये 24th नंबर का एडिशन होगा, जो हमने देखा स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में होंगे। फिर उसके अगले 4 साल बाद 2034 में होंगे, वो कहाँ पर होंगे, वो सऊदी अरब में होंगे, वो 25th नंबर का एडिशन होगा। इस तरह से ये ऐसे याद रखो, और ये ऐसे ही याद होगा। ये तो मैं आपको हमेशा रिवाइज कराता हूँ, ये रिवाइज कराता हूँ। इस बार ये नया वाला हमने देखा, इसकी घोषणा हो गई है, तो ये नया वाला याद रखना। बाकी तो आपको याद है, अगर डेली आप क्रिक एग्जाम चैनल पे मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो मैंने इतनी बार आपको रिवाइज करा दिया। अगला देखते हैं, चलो। अगला प्रश्न भी अच्छा है, स्पोर्ट्स से ही है, कि अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट यानी कि तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा शाहीन शाह अफरीदी बन गए हैं, और ये पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज है। शाहीन शाह अफरीदी का नाम याद रखना है। अभी तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज ये बन गए हैं, और आप कह सकते हो कि वो ऐसा करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी भी हैं। 24 साल 248 दिनों की उम्र में उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। ये नहीं पूछेंगे एग्जाम में आपसे, नाम याद रखना, क्या कारनामा किया ये याद रखना, किस देश के हैं ये याद रखना, 3 बातें याद रखो एग्जाम पॉइंट के हिसाब से ही। देखो जो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास होती है ना, वैसे पुराने स्टूडेंट्स को तुम बता चुका, अगर कोई नए देख रहे हो तो उनको हल्का सा बता दो, यहाँ पे फुल डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो वीकली और मंथली आती है उसमें डिटेल तो मैं बताता हूँ, लेकिन जो काम की डिटेलिंग पॉइंट होते हैं ना, वही बताता हूँ कि ये पॉइंट ध्यान रख लो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो वन लाइनर रिवीजन आता है उसमें डिटेल होता ही नहीं, क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देते हैं, फटाफट रिवीजन करते हुए चलते हैं एकदम सुपर फास्ट की तरह। और ये क्लास उन्हीं के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहती है जो डेली वाली या वीकली मंथली वाली देखते हैं। कोई एकदम से, वो तो कोई स्टूडेंट ये भी नहीं देख रहा, वो ये भी नहीं देख रहा, डायरेक्ट इसको देखेगा स्टूडेंट तो उसको पता ही नहीं लगेगा वो क्या है। इन क्वेश्चन आंसर का पोस्टमार्टम तो हम यहाँ कर चुके हैं, इसलिए अब यहाँ हम डीप में नहीं जाते। अगला देखते हैं, चलो। देखो अगला प्रश्न भी स्पोर्ट का है कि अभी नवंबर महीने के लिए अभी आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो ये भी एक पाकिस्तानी है, नाम है हारिस रऊफ इनका नाम है। वहीं महिलाओं में अगर बात करें तो डैनी वॉट हॉज है, ये इंग्लैंड से है, ये ध्यान रखना। आईसीसी के भी नए चेयरमैन या सबसे युवा चेयरमैन बन गए कौन, जय शाह, ये एक भारतीय है, ध्यान रखना। और ये आ गया सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कि अभी किसे 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यबाला, याद रखेंगे, बाला उबाला उबाला तो सूर्यबाला। लेखिका सूर्यबाला है। इनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए जो 2018 में आया था, ये इन्हीं का उपन्यास है, नॉवेल है, और इसी के लिए इनको ये 34वां व्यास सम्मान मिला है, 2024 के लिए दिया गया है। किस राज्य से बिलोंग करती है, तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है।
ये जो व्यास सम्मान है कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन देता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कोई सम्मान जैसे न्यूज में है तो रिसेंटली वाला एग्जामिनर चालाक होता है, चालाकी दिखाता है। इस बार का नहीं पूछेगा, वो पूछ लेगा पहली बार किसे दिया गया था, लास्ट एडिशन किसे दिया गया था, तो वो भी देख लो। पहली बार 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला था और आखिरी जो एडिशन था 2023 वाला 33rd नंबर का एडिशन वो पुष्पा भारती को मिला था यादें यादें और यादें के लिए। ठीक है, तो अभी वाला लास्ट एडिशन, पहला एडिशन, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न भैया एग्जाम के हिसाब से, तो एक एक चीज ध्यान रखना है इसकी। अगला देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ये कब मनाया जाता है? हर साल 12 दिसंबर को मनाते हैं, ये याद रखना। थीम भी है हेल्थ इट्स ऑन द गवर्नमेंट। 12 दिसंबर को एक और दिवस होता है अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस, ये भी ध्यान रखना। 12 दिसंबर को ये 2 दिवस हो गए हैं। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पे पूछ रहे हैं कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो जैसा देश वैसा भेष वाली बात है, वैसा ही नाम है, फ्रांसवा इनके नाम में आ रहा है, फ्रांसवा बरुआ। फ्रेंकोइज मत पढ़ना इसको, है ना, फ्रेंकोइज मत पढ़ना, इसका सही प्रोनाउंसिएशन फ्रांसवा ही है। ये मैं आराम से खोजबीन करके आपको बता रहा हूँ। मुझे पता है आप कहोगे कि मेरे को अंग्रेजी तो आती नहीं है, मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, फिर मैं कैसे बता रहा हूँ? मैं आराम से सर्च करा है मैंने, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं उसके बाद आपको बता रहा हूँ, गलत जानकारी नहीं दूंगा। फ्रांसवा बोलेंगे, बहुत सारी जगह फ्रेंकोइज बताया जाएगा, वो गलत है ना। तो फ्रांस से ही नाम बहुत आसान हो जाएगा आपको याद रखना, कुछ भी नया नहीं है इसमें, तो याद रखना। वैसे यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। पेरिस यहाँ की कैपिटल है, करेंसी होती है यूरो। फिर अगले में पूछ रहे हैं किस देश के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये पाकिस्तान के ही है। पाकिस्तान के अभी तक लगातार जो 3 मैंने आपको नाम बताया ना, तीनों के नाम याद रखना, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। एक को अभी नवंबर में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था नवंबर के लिए, और एक तीनों फॉर्मेट में सबसे युवा बन गए हैं 100 विकेट लेने वाले, वो और ये 3 पाकिस्तान के खिलाड़ी हो गए। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी फोर्ब्स ने जो दुनिया के सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की थी उसमें कितनी भारतीय हैं? तो 3 भारतीय शामिल है। पूरी लिस्ट में आपको शो कर देता हूँ, देखो। पहले तो इस लिस्ट में पूरे पहले स्थान पे कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेन है। और ये है कौन? तो यूरोपियन कमीशन, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष प्रेसिडेंट है। और किस देश से आती है? तो वो भी मैं आपको बता दूं, बेल्जियम से बिलोंग करती है, बेल्जियम से बिलोंग करती है। फिर भारतीयों की बात करते हैं, तो ये 3 भारतीयों के नाम मैंने लिख दिए, देखो। 28वें स्थान पे निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री, 81 नंबर पे है रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि HCL कंपनी की CEO है, और बायोकॉन के जो संस्थापक हैं किरण मजूमदार शो, वो 82 नंबर पर है। ये तीनों भारतीय इस लिस्ट में, याद रखना। फिर अगले में पूछे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी किस देश के सेना प्रमुख को मानद जनरल रैंक प्रदान की है? तो नेपाल को। और ये 1950 से ये परंपरा चली आ रही है कि हम उनके आर्मी चीफ को और वो हमारे आर्मी चीफ को मानद रैंक से, जनरल रैंक से सम्मानित करते आ रहे हैं। तो नेपाल के सेना प्रमुख का नाम भी एक बार देख लो, याद रखने लायक है, अशोक राज सिंहदेले। कुछ समय पहले ये नए बने थे, तब भी मैंने इनका नाम आपको बताया था। और हमारे आर्मी चीफ भी नए बने अभी, उपेंद्र द्विवेदी उनका नाम है, ये भी ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, और ये प्रश्न अभी एग्जाम में आ चुका है। अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो आ चुका है, ये नहीं आया, जो बताऊंगा वो आया है। तो क्या है प्रश्न, पहले देखो। किस भारतीय फिल्म ने ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड को जीता है? तो आंसर हो जाएगा द कुम्बाया स्टोरी। तो ये एक भारतीय फिल्म है, याद रखना, द कुम्बाया स्टोरी। और इसे 13वें TVE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स में ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में अभी पुरस्कार जीता है। ये कार्यक्रम अभी लंदन में हुआ था। इस मूवी की डायरेक्टर भी पूछी जा सकती है, निवेदिता बनर्जी है। ये तो करंट अफेयर्स का पॉइंट हो गया। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो एग्जाम में प्रश्न आया था वो ये आया था कि अभी ऑल वी इमेजिन एज लाइट ये किसकी मूवी है, ये फिल्म किन्होंने बनाई है? तो पायल कपाड़िया ने बनाई है। अब पायल कपाड़िया से ही संबंधित प्रश्न आया था। एक्चुअली ये फिल्म 2 कारण से न्यूज में थी। एक कारण तो अभी हमने पढ़ा था कि अभी इसी फिल्म के लिए पायल कपाड़िया को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 में बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है, और ये सम्मान पाने वाली वो पहली भारतीय बन गई है। उसके अलावा अभी 2024 में ही 77 नंबर का कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसमें इनकी इसी फिल्म ने ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता था। अभी
जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आया था। कौन सा आया था वो तो आप ही लोग बताएंगे, है ना। मुझे ये ध्यान है कि पायल कपाड़िया का ये वाला प्रश्न आया था, कौन सा आया था वो आप बताना मुझे। और लापता लेडीज आप जानते ही हो, अभी 97 नंबर के जो ऑस्कर हैं जो अगले साल होंगे 2025 में, उसके लिए ये भारतीय फिल्म है, इसको चुना गया है। बाकी इसके डायरेक्टर भी याद रखना किरण राव है। और गुलमोहर नाम, चलो ये मैं प्रश्न आपके लिए डाल देता हूँ। गुलमोहर जो मूवी है ये भी अभी न्यूज में थी, ये क्यों न्यूज में थी बताइए। अगला देखते हैं हम। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं, दिल्ली पहुंच गए अगले प्रश्न में कि दिल्ली में महिला सम्मान योजना शुरू की गई, इसके अंतर्गत महिलाओं को हर महीने कितने रुपए मिलेंगे। तो याद रखना 1000 रुपए मिलेंगे, ठीक है, 1000 रुपए मिलेंगे। दिल्ली की इस योजना में क्या नाम है, महिला सम्मान योजना। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं कि चौथा जो ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल होगा वो कहाँ पर होगा। तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में होगा ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल। ये 2025 में होगा, जनवरी में होगा, चौथा एडिशन होगा। अरुणाचल प्रदेश में जो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर होगा, ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं एआई वीडियो जनरेटर जिसका नाम है सोरा, इसको किसने लॉन्च किया, ओपन एआई ने। खास बात क्या है, टेक्स्ट से आप वीडियो को जनरेट कर सकते हैं। कितना पिक्सल रेजोल्यूशन है, 1080, इतना रेजोल्यूशन का ये हाई क्वालिटी वाला वीडियो बना के दे देगा। 20 सेकंड की उसकी लंबाई होगी। आप टेक्स्ट मतलब टाइप करोगे और वीडियो वैसा बन के आ जाएगा। सोरा नाम है, ओपन एआई ने बनाया है, याद रखना। और ये वाला प्रश्न भी देख ही लो एक बार कि अभी गीता जयंती कब मनाई जाती है। याद रखना 11 दिसंबर को। और गीता जयंती के मौके पर अभी किस स्थान पर सामूहिक रूप से गीता के पाठ करने का विश्व रिकॉर्ड बना। तो ये भोपाल में बना है। और कितने लोगों के द्वारा बनाया गया, तो 7000 लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया भोपाल में, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल इसे कर लिया गया है। ये कुछ और रिकॉर्ड मैंने आपको बताए थे जो अभी न्यूज में थे, एक बार आप देख सकते हैं इनको भी। तो ये भोपाल में बनाए, ये आप ध्यान रखना। बाकी यहीं पे हमारा ये सेशन समाप्त करते हैं।